हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दुर्गेश सिंह। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ANTS CPT 2 का केमिस्ट्री का वीडियो सोल्यूशन। और सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोला जा रहा है? ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि चेंज इन स्टेट फंक्शन बिटवीन टू स्टेट इज अ डेफिनेट क्वांटिटी एंड डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ। हाँ, ये सही है, क्योंकि अगर आप ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा डेल्टा यू होता है, डेल्टा यू क्या होता है? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट फंक्शन है, तो इसका जो चेंज है ये भी हमारा स्टेट फंक्शन होगा। और अगर स्टेट फंक्शन होगा तो पहला स्टेटमेंट जो होगा वो हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, फिर कह रहा है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कांट बी एल्जेब्रिकली एडेड और सब्ट्रैक्टेड। जी हाँ, सही है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी को हम लोग डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते एल्जेब्रिकली। जैसे आपका दो डेंसिटी को D1 प्लस D2 नहीं कर सकते हैं, या D1 माइनस D2 नहीं कर सकते हैं, ये आप नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये दोनों इंटेंसिव प्रॉपर्टी हैं। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को आप डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इंटेंसिव को डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो सेकेंड स्टेटमेंट जो है हमारा वो क्या जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट क्या बोला जा रहा है? थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी रिजल्ट इनटू अ पैरामीटर दैट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये गलत स्टेटमेंट है। ये गलत क्यों है? क्योंकि अगर आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे मान लीजिए डेंसिटी है, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होता है, तो ये आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, एक्सटेंसिव, ये भी हमारा एक्सटेंसिव, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो रेशियो होगा वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कह रहा है कि रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी रिजल्ट इनटू पैरामीटर दैट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो डेंसिटी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता है, यानी कि ये क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अरे सॉरी, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो थर्ड स्टेटमेंट जो है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में, ये जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करेगा, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? गलत हो गया, यानी कि फॉल्स। ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, मोलर हीट का किसी भी चीज में अगर मोलर वर्ड लगा देते हैं तो एक मोल के लिए डिफाइन होता है, ये बात क्लियर है। अच्छा, एक मोल के लिए डिफाइन होता है यानी कि वो स्पेसिफिक हो गया, वो फिक्स हो गया, वो मास पे डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी है ना। तो फोर्थ जो स्टेटमेंट हो गया वो हमारा ट्रू हो गया। ठीक है, तो TTFT कौन सा ऑप्शन है? हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47। देखिए, ये भी हमारा जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है डेल्टा जी इज नेगेटिव फॉर अ फिजिकल प्रोसेस H2O लिक्विड से H2O सॉलिड एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए, ऐसा है कि H2O लिक्विड, ठीक है, से H2O सॉलिड, H2O लिक्विड से H2O सॉलिड जो हो रहा है, ये हमारा कह रहा है इसके लिए डेल्टा जी निगेटिव हो रहा है। देखिए, ऐसा है कि कोई भी आपका ये हमारा अगर डेल्टा जी निगेटिव होगा तो इसका मतलब ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो है ये हमारा फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड है। तो टेम्परेचर जो है -20 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो -20 डिग्री सेंटीग्रेड लेस देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, लेस देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो फ्रीजिंग ऑफ आइस होता है, फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड होता है, वो हमारा स्पॉन्टेनियस होता है। तो पहला स्टेटमेंट जो हो गया वो हमारा क्या हो गया? करेक्ट हो गया। ठीक है, यानी कि ट्रू हो गया। ठीक है, अब आते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे। सेकंड कह रहा है मोलर एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ आइस इज नेगेटिव। ठीक है, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ आइस यानी कि वेपराइजेशन ऑफ आइस यानी कि H2O सॉलिड से, ठीक है, H2O गैस। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारा स्पॉन्टेनिटी बढ़ रही है। ठीक है, स्पॉन्टेनिटी बढ़ रही है, रैंडमनेस बढ़ रहा है, तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा? डेल्टा एस पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, रैंडमनेस बढ़ेगा यानी सॉलिड से गैस की तरफ जा रहा है, तो स्पॉन्टेनिटी बढ़ रही है। ठीक है, तो डेल्टा एस पॉजिटिव हो जाएगा। डेल्टा एस पॉजिटिव होगा तो ये कह रहा है कि निगेटिव होगा, है ना, पॉजिटिव नहीं होगा तो निगेटिव हो, निगेटिव वाला स्टेटमेंट बोला गया है, तो ये गलत हो गया, यानी कि ये फॉल्स हो गया। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोला जा रहा है? इन एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन हीट इन्वॉल्व्ड इज 0 एंड देयरफॉर एंट्रोपी चेंज विल बी 0। देखिए, स्टेटमेंट अगर ऐसे देखा जाए तो ये आधा स्टेटमेंट तो मतलब सही है। मतलब आधा स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है तो एडियाबैटिक प्रोसेस में तो Q 0 होगा। अब इसमें भी बोला है कि फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, तो फ्री एक्सपेंशन में आपका क्या हो जाएगा? फ्री एक्सपेंशन में जो P एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल उसको कोई फोर्स लगाने वाला नहीं होता है, तो ये P एक्सटर्नल 0 हो जाएगा, तो वर्क डन 0 हो जाएगा। अच्छा, वर्क डन 0 हो गया तो हमारा डेल्टा U भी 0 हो गया।
तो ये सब जीरो हो सकता है। लेकिन अगर कोई भी चीज़ फ्रीली एक्सपैंड कर रही है, यानी कि अगर मान लीजिए कि कोई भी गैस है किसी कंटेनर में और उसको किसी हम लोग वैक्यूम में एंटर करा रहे हैं, तो उसमें एक्सटर्नल फोर्स तो जीरो लगेगा, एक्सटर्नल प्रेशर तो जीरो लगेगा। तो क्या वो रिवर्सिबल प्रोसेस है? जी नहीं। तो अगर हम लोग डेल्टा एस का फॉर्मूला देखेंगे तो ये होता है क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। तो क्यू रिवर्सिबल जो है, ये जो प्रोसेस है ये रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है। तो डेल्टा एस जो है रिवर्सिबल प्रोसेस के हीट के जीरो होने की वजह से जीरो होता है। अगर ये जीरो होता है, ठीक है, अगर ये जीरो होता है तो ये जीरो होगा। लेकिन इसमें आपको क्यू जो है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन की बात बोला जाए तो फ्री एक्सपेंशन तो नहीं हो रहा, अरे सॉरी, फ्री एक्सपेंशन जो है हमारा रिवर्सिबल नहीं है। तो रिवर्सिबल नहीं है तो डेल्टा एस जीरो नहीं होगा। डेल्टा एस जीरो नहीं होगा तो थर्ड स्टेटमेंट जो है वो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी कि फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। और फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोला जा रहा है? फोर्थ स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है कि एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज जीरो। हाँ, ये हमारा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना। डेल्टा एस जो है एस एस जीरो केल्विन, एस एस जीरो केल्विन एट परफेक्टली क्रिस्टलाइन इज जीरो। तो ये आपका सीधा सीधा स्टेटमेंट है। तो चौथा में आपका क्या हो जाएगा? चौथा आपका करेक्ट हो जाएगा, ट्रू। तो टी एफ एफ टी, यानी कि कौन सा आंसर हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बस हमको थर्ड वाले पर ध्यान देना था, बाकी तो आप अपने से कोशिश करके निकाल लोगे। थर्ड में आप थोड़ी सी गलती कर सकते हो, आपको ऐसा लगेगा क्यू जीरो है तो डेल्टा एस भी जीरो होगा। लेकिन अगर कोई भी वैक्यूम में एंटर कर रहा है तो उसकी स्पॉन्टेनिटी जीरो नहीं हो सकती है, क्योंकि वो रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है, वो इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है, तो 48 क्या बोला जा रहा है? हाफ लाइफ एंड इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर reactions are same, then ratio of initial concentration of the first order reaction to that zero order reaction is। ठीक है, तो कह रहे टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज इक्वल टू टी हाफ ऑफ जीरो ऑर्डर। ठीक है, सेम है। और ए नॉट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, इज इक्वल टू ए नॉट ऑफ जीरो ऑर्डर। ठीक है, ये भी सेम है। अब इसका जो फॉर्मूला होता है 0.693 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे के हम लोग 1 लिख रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर का के, और यहाँ पर ए नॉट जीरो ऑर्डर का, ठीक है, अपॉन 2 इंटू के जीरो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन आर इनिशियल रेट, आर नॉट फर्स्ट ऑर्डर का अपॉन आर नॉट जीरो ऑर्डर का क्या होगा। ये फॉर्मूला अगर हम लोग देख जाएं तो के फर्स्ट ऑर्डर का इंटू ए नॉट जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर का के पावर 1 अपॉन के जीरो ऑर्डर का, यहाँ पर के जीरो लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, के जीरो इंटू ए नॉट के पावर 0 होगा। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अच्छा, यहाँ से अगर हम लोग के 1 इंटू ए नॉट, अच्छा ये वाला ए नॉट कहाँ से आएगा? ये वाला ए नॉट यहाँ से आएगा। अब कुछ लोगों को लगेगा सर ये वाला ए नॉट तो जीरो ऑर्डर का है, तो हमने ए नॉट जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का बोला है, सेम है। ठीक है, ये दोनों तो सेम ही है। तो अगर k इंटू ए नॉट, तो इसको हम लोग जीरो ऑर्डर का मान के चल रहे हैं, तो k इंटू ए नॉट जीरो कर देते हैं। तो यहाँ से k इंटू इस वाले रिलेशन से अगर हम लोग जाएंगे, ठीक है, इस वाले रिलेशन से, तो k इंटू के 1 इंटू ए नॉट जीरो, ठीक है, या 1 ए नॉट जीरो या 1 दोनों मान सकते हैं, अपॉन 2k, यहाँ पर 2 नहीं लिखते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं k जीरो, ठीक है, इज इक्वल टू 0.693 इंटू 2। यही हमको चाहिए, अपॉन के नॉट, यही तो हमको चाहिए। इसकी वैल्यू होगी 2 इंटू 0.693, यानी कि हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, अब कुछ लोगों को लगेगा सर ये वाला तो ए नॉट आपका फर्स्ट ऑर्डर का था, तो फर्स्ट ऑर्डर का और जीरो ऑर्डर का हमने सेम ले लिया है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ही सेम बोला गया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 49। 49 क्या कह रहा है कि ए जो है ना, एक ए से प्रोडक्ट बन रहा है, बी से भी प्रोडक्ट बन रहा है, दोनों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, और फिर K1 और K2 का रेशियो बताना है। इफ 90% ऑफ ए हैज़ बीन रिएक्टेड इन टाइम t while 99% ऑफ बी हैज़ बीन रिएक्टेड इन टाइम 2t। ठीक है, तो K1 और K2 का रेशियो बताना है। तो अब ध्यान से देखिए इसको, अगर हम लोग क्या करेंगे, ए से बी, ए से प्रोडक्ट जा रहे हैं और बी से भी प्रोडक्ट जा रहे हैं। ठीक है, इसका रेट कांस्टेंट K1 है, इसका रेट कांस्टेंट K2 है। ठीक है बेटा, अब इसमें अगर ये फर्स्ट ऑर्डर है तो 90% खत्म होने का जो टाइम लगता है t 90%,
ठीक है बेटा। तो ये होता है, मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था, इसका फॉर्मूला होता है सीधा सीधा 10/3t½ ठीक है, 10/3t½ इसकी वैल्यू दिया हुआ है t, ठीक है। और तो t½ कितना हो जाएगा बेटा, t½ हो जाएगा 3t/10 ठीक है। और यहाँ से अभी k1 के टर्म में अगर लिखेंगे बेटा तो 0.693 डिवाइडेड बाई k1 इज इक्वल टू 3t/10। तो k1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, k1 इक्वल टू हो जाएगा 6.93/3t ठीक है। इसको ऐसे ही रहने देते हैं फिलहाल में, क्योंकि हो सकता है इसमें कुछ रिलेशन मिल जाए। अब यहाँ से t 99% का फॉर्मूला होता है बेटा, ये भी मैंने बताया हूँ क्लास में, 20/3t½ ठीक है। तो 20 इसकी वैल्यू दिया हुआ है 2t, हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 2t। तो इसको अगर 2 से 2 यहाँ पर कटा देंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना, t½ का फॉर्मूला हो जाएगा इसके t½ ऑफ b है ना, ये t½ ऑफ a था ठीक है, t½ ऑफ a, t½ ऑफ b कितना आएगा 3t/10। इसका फॉर्मूला क्या होगा 0.693 डिवाइडेड बाई k2 इज इक्वल टू 3t/10। आई थिंक सेम आएगा k2 की वैल्यू भी ठीक है, 6.93 डिवाइडेड बाई ठीक है 3t ठीक है। तो k1/k2 का रेशियो कितना आएगा बेटा, ये दोनों अगर सेम है तो आंसर आएगा 1 ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। ये क्या बोला जा रहा है, डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई इज मैक्सिमम एट अ गिवन टेम्परेचर इन केस ऑफ, ये तो आसान सवाल है बेटा है ना। डेल्टा एच का जो फॉर्मूला होता है डेल्टा ई या डेल्टा यू जो भी लिखना है ठीक है, इंटरनल एनर्जी चेंज प्लस डेल्टा एन जी आर टी ठीक है बेटा। तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी। देखो आर और टी तो कांस्टेंट है ना, और तो ये जो वैल्यू है ये ऑप्शन के हिसाब से अगर हम लोग जाएं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एन जी के होगा। तो पहले ऑप्शन में है ना, ऑप्शन ए में जो है हमारा क्या है, डेल्टा एन जी कितना आएगा ठीक है, 1 + 1 - 1, तो 1 + 1 - 1 यानी कि 1 आएगा। ऑप्शन बी में क्या हो जाएगा डेल्टा एन जी 1 + 0 - 0, तो ये हो जाएगा 1 ठीक है। ऑप्शन सी में क्या हो जाएगा डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा 1 + 1 - 0 यानी कितना हो जाएगा 2। ऑप्शन डी में कितना हो जाएगा डेल्टा एन जी, ऑप्शन बी में 2 - 1 + 1 यानी कि 0, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट। इसके लिए डेल्टा एन जी की वैल्यू मैक्सिमम है, डेल्टा एन जी अगर मैक्सिमम होगा तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई का डिफरेंस भी मैक्सिमम होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है इन द फॉलोइंग रिएक्शन इन्वॉल्व न्यूट्रलाइजेशन HF वीक एसिड है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, इन दोनों का रिएक्शन करने पर। अब देखो ये बेटा ये सवाल क्या है ना, थोड़ा सा अजीब सा आपको दिखेगा, थोड़ा एक्सेप्शनल केस इसलिए बन गया है। NaOH है ना इज इक्वल टू NaF प्लस H2O लिक्विड ठीक है, ये आपका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का सवाल है। तो इसके लिए डेल्टा एच नॉट जो दिया हुआ है -68.6 किलो जूल पर मोल। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तो वीक एसिड है ना, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो नॉर्मली आप जब स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का अगर हम लोग पढ़ते हैं ठीक है, तो ये होता है आपका सॉल्ट प्लस वाटर। इसके लिए डेल्टा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो आता है वो आता है -57.3 किलो जूल पर मोल। वही बोला भी गया है कि दिस इज मच हायर देन हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, तो इससे तो बहुत ज़्यादा है। और जब हम लोग किसी भी एक वीक पार्ट को ले लेते हैं, चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, उसमें से कोई अगर वीक ले लेते हैं तो इसकी जो वैल्यू हो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू इससे कम आती है। तो इससे कम नहीं बल्कि ज़्यादा भी आ रहा है क्योंकि एक पार्ट वीक है। तो अब इसका एक एक्सेप्शनल रीज़न हो जाएगा, ये एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन हो जाएगा एक तरीके से। फिर इसका रीज़न क्या हो सकता है आप सोचिए, ये तो खैर स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट है अपना हिसाब से, तो ये वैल्यू प्रोवाइड करेगा ही। फिर कह रहा है ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, इन एक्वस सॉल्यूशन HF बिहेव्स एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ये तो गलत है ना, HF वीक एसिड है। देयर इज अ हाइड्रेशन ऑफ F- इन एक्वस सॉल्यूशन एंड प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, कैन बी प्रेडिक्टेड। सी और डी को छोड़ दो, हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ठीक है। कारण ये बेटा कि F- जो है, F- का साइज जो है, F- जो है आसान बहुत ज़्यादा तेजी से क्या करेगा, वाटर को क्या करता है, हाइड्रेट कर देता है ठीक है। वाटर को जब हाइड्रेट करता है ठीक है इस तरीके से, तो इसकी वजह से क्या होता है,
ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि हाइड्रेशन की वजह से भी एक एनर्जी रिलीज होती है। अब एनर्जी रिलीज होगी तो हाइड्रेशन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यहां से तो भी एक्सोथर्मिक हो ही रहा है, ये हाइड्रेशन वाला और जुड़ जाएगा तो -57.3 से ज्यादा हो जाएगा। लेकिन सिर्फ ये NaF के केस में ही होता है, बाकी किसी केस में नहीं होता है, क्योंकि NaF में F- का हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, ये रीजन है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या है, देयर इज अ हाइड्रेशन ऑफ F- इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्या बोले जा रहा है इसमें, देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन बोला जा रहा है उसको फॉलो करते जा रहे हैं। ठीक है, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ सुक्रोज शुड बी डिसॉल्व्ड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर एज टू गेट अ सॉल्यूशन व्हिच हैज डिफरेंस इन 103.57 बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो सुक्रोज का मिलीमोल्स बताना है। ठीक है, तो ये हमको देखिए, हमको वैसे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए हम लोग डेल्टा टीबी का फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन हमको क्वेश्चन में जो दिया गया है उसको फॉलो करते जाइए। टीबी माइनस टीएफ का डिफरेंस दिया है। ठीक है, ये कितना दिया है, 103.57। ठीक है, तो देखिए ये हमारा ये एलिवेटेड बॉइलिंग पॉइंट है और ये हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है। ठीक है, अच्छा इसमें अगर हम लोग कोलिगेटिव वाले प्रॉपर्टी वाले फॉर्मूले से जाएं तो डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है टीबी माइनस टी नॉट बी। ठीक है, टीबी माइनस टी नॉट बी का होता है, टी नॉट बी होता है हमारा 100। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या ले लेंगे 100, तो डेल्टा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो डेल्टा टीबी यहाँ पे टीबी क्या हो जाएगा, टीबी इज इक्वल टू डेल्टा टीबी प्लस 100। ठीक है, और यहाँ से डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ठीक है, डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला होता है टी नॉट एफ माइनस टीएफ। ठीक है, तो यहाँ पे टीएफ का फॉर्मूला अगर हम लोग लेंगे तो टीएफ इक्वल टू क्या होगा, टी नॉट एफ माइनस डेल्टा टीएफ। ठीक है, अब यहाँ पे टीबी मिल गया, यहाँ से टीएफ मिल गया, यहाँ पे रख दीजिए। और अच्छा डेल्टा टी नॉट एफ कितना बेटा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 माइनस डेल्टा टीएफ हो जाएगा। ठीक है, यानी कि माइनस डेल्टा टीएफ हो जाएगा टीएफ की जगह। ठीक है, तो इसकी जगह हम लोग रखेंगे डेल्टा टीबी प्लस 100 माइनस टीएफ की जगह रखेंगे माइनस डेल्टा टीएफ, तो ये हो जाएगा प्लस डेल्टा टीएफ। ठीक है, इज इक्वल टू 103.57। 100 को उधर भेज दीजिए। डेल्टा टीएफ को हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग आई, या आई तो हटा देंगे अनलेस अदरवाइज गिवन, हम लोग नहीं कुछ दिया है तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट मान के चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर KB इंटू मोलैलिटी प्लस यहाँ पर KF इंटू मोलैलिटी इज इक्वल टू 100 माइनस कर देंगे तो 3.57 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मोलैलिटी अगर कॉमन ले लेंगे बेटा तो KB प्लस KF हो जाएगा, KB प्लस KF इज इक्वल टू 3.57। तो मोलैलिटी क्या हो जाएगा, 3.57 डिवाइडेड बाई KB प्लस KF को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 1.86 प्लस 0.52, तो ये हो जाएगा आपका 3.57 डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 1.8 2.38। ठीक है, और ये अप्रॉक्स में अगर सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये 1.5 आ जाएगा। ठीक है, तो मोलैलिटी हो जाएगा हमारा 1.5 मोल पर केजी। अब यहाँ से हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आ जाएगा 1.5। ठीक है, इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, तो यहाँ पे 1.5 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट के किलोग्राम में लेना है, तो 500 ग्राम को हम लोग 1/2 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 0.75 मोल हो जाएगा, 0.75 मोल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग नेक्स्ट पेज में जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए सोल्यूशन, नेक्स्ट पेज में हम लोग जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मिलीमोल्स अगर जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.75 इंटू 1000 कर देंगे तो मिलीमोल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, 750 मिलीमोल्स हो जाएगा mm मोल्स। ठीक है, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। ठीक है, अब इस पेज में भी आप इसका सोल्यूशन देख सकते हैं और आगे रिवाइज करके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोला जा रहा है, एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड द वेपर प्रेशर इन टॉर ऑफ मिथाइल अल्कोहल A एंड इथाइल अल्कोहल B, द सोल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड बाई P इज इक्वल टू 120 XA प्लस 138। ठीक है, अभी कह रहा है XA मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल है और XB क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली इथाइल अल्कोहल का हो जाएगा। तो हमको पूछा गया है पहले कि XA टेंड्स टू 0 है ना, अगर मैथमेटिक्स के हिसाब से सोचेंगे तो लिमिट के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा P नॉट B अपॉन XB। ठीक है,
इसकी वैल्यू पूछ रहा है हमको बेसिकली। तो अगर XA को 0 को टेंड्स करेगा बेटा, है ना, तो अगर XA 0 को टेंड्स करेगा तो XB किसको टेंड्स करेगा, 1 को टेंड्स करेगा, क्योंकि हमको ये पता होना चाहिए कि XA प्लस XB क्या होता है, मोल फ्रैक्शन का समेशन दोनों कंपोनेंट का क्या हो जाएगा, 1 होगा। ठीक है, तो अगर XA 0 को टेंड्स कर रहा है तो XB किसको टेंड्स करेगा, 1 को टेंड्स करेगा। तो सीधा सीधा हमको ये P0B की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसमें बस रख दीजिए बेटा, है ना। इसमें अगर XA 0 को वैल्यू रख दोगे तो P बराबर जो होगा वो P0B की ही वैल्यू होगी, है ना। यानी कि टोटल प्रेशर अगर ये 0 हो जाएगा यानी कि उसमें सिर्फ B ही प्रेजेंट होगा, तो प्योर स्टेट में B का टोटल जो वेपर प्रेशर होगा वो P0B हो जाएगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, 138 P0B की वैल्यू, है ना, यानी कि इसकी वैल्यू। और फिर अगर अगला पूछ रहा है आपका पार्ट, XB टेंड्स टू 0 P0A अपॉन XA। ऑब्वियसली कि अगर XB 0 को टेंड्स करेगा, ठीक है, तो XA 1 को टेंड्स करेगा, यानी कि हमको ये P0A की वैल्यू पूछ रहा है। तो P0A की वैल्यू पूछ रहा है, तो अगर हम लोग XA को यहाँ पर 1 रख देंगे बेटा, तो P बराबर 120 इंटू 1 प्लस 138, ठीक है, तो इसको रख देंगे, तो यही हमारा P किसके बराबर होगा, P0A के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना आपका 258, यानी कि P0B की वैल्यू 138 और P0A की वैल्यू 258 हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 54। 54 क्या बोला जा रहा है, सोल्यूशन ऑफ x मोल ऑफ सुक्रोज इन 100 ग्राम वाटर फ्रीजेज एज -0.2 डिग्री सेंटीग्रेड, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ आइस सेपरेट आउट व्हेन इट इज कूल्ड अप टू -0.25 डिग्री सेंटीग्रेड। कह रहे हैं कि पहले इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो -0.2 डिग्री सेंटीग्रेड था, बाद में जब फ्रीजिंग पॉइंट और डिक्रीज हो गया तो उसी 100 ग्राम में से कितना आइस को हम लोग सेपरेट करेंगे, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अगर आइस को सेपरेट करना है तो आपको दो कंडीशन लगानी पड़ेगी डेल्टा TF की। ठीक है बेटा, तो डेल्टा TF क्या होता है, आई तो खैर नहीं कुछ दिया, सुक्रोज का तो I 1 हो जाएगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो KF इंटू मोलैलिटी। ठीक है, तो डेल्टा TF, अच्छा इसमें अगर आप डेल्टा TF 1 इज इक्वल टू KF तो खैर कांस्टेंट रहेगा, मोलैलिटी जो होगा मान लेते हैं M1 ले लेते हैं अपॉन, ठीक है, अपॉन डेल्टा TF 2 इज इक्वल टू KF मोलैलिटी मान लेते हैं M2। ठीक है, तो ये इससे कट जाएगा बेटा। अब इसमें डेल्टा TF 1 में जो है ना, वाटर के रिस्पेक्ट में डेल्टा TF जो होगा वो हमारा पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, प्लस 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, 0 में से अगर माइनस करेंगे तो प्लस 0.2 है ना 1 हो जाएगा, और डेल्टा TF 2 जो होगा वो 0 में से माइनस करेंगे तो प्लस 0.25 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो यहाँ पर 0.2 डिवाइडेड बाई 0.25, और यहाँ M1 जो है हमारा नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट है क्योंकि x मोल दिया है दोनों में, तो x अपॉन यहाँ पे x अपॉन यहाँ पे क्या करेंगे, वॉल्यूम, अरे वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 100 ग्राम, तो 100 ग्राम को हम लोग किलोग्राम में बदल देंगे, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे मोल्स तो कांस्टेंट है और यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है, इंटू 1000। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में निकालते बेटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, ये आपको अगर हो जाएगा 20/25, ये हो जाएगा 4/5, तो 4/5 इज इक्वल टू W सॉल्वेंट दूसरे केस में, है ना, 0.25 वाले, डिवाइडेड बाई 100, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा W सॉल्वेंट कितना 80 ग्राम। ठीक है, 80 ग्राम इसका बेटा क्या आया, 80 ग्राम इसका क्या आया, सेकंड वाले केस के लिए सॉल्वेंट आया। हमारे पास टोटल सॉल्वेंट कितना था 100 ग्राम, तो हमारे पास टोटल सॉल्वेंट 100 ग्राम में है तो 80 ग्राम ही, मतलब इसके लिए तो सॉल्वेंट 80 ग्राम यूज हुआ, तो हमारा अमाउंट ऑफ आइस जो होगा, वेट ऑफ आइस जो होगा वो टोटल सॉल्वेंट में से जो इनिशियल सॉल्वेंट था उसमें से हमारा फाइनल सॉल्वेंट माइनस कर देंगे, तो उतना हमारा पानी जम चुका है, यानी कि कितना हो जाएगा 20 ग्राम हमारा आइस हमारा सेपरेट हो सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर क्या, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। ठीक है, इस तरीके से हम लोग करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 55। ठीक है, 55 क्या बोला जा रहा है, टू सब्सटेंस A जिसका T हाफ दिया हुआ है 5 मिनट, B जिसका T हाफ दिया हुआ है 15 मिनट। ठीक है, कह रहा है फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स आर टेकन इन सच वे दैट इनिशियली A इक्वल टू 4B, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ A जो है वो कह रहा है कि 4 टाइम्स ऑफ दी B है। ठीक है,
तो कह रहे हैं कि किस टाइम पे जा करके ये दोनों, कैलकुलेट द टाइम आफ्टर विच कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ऑफ सब्सटेंस विल बिकम इक्वल। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, अगर ध्यान से करिएगा तो। लेट सपोज आपने ऐसे लेना है कि अगर ए का कंसंट्रेशन सपोज आपका ले लिया 25 मोलर, ठीक है, ए का कंसंट्रेशन आपने ले लिया 100 मोलर, ठीक है, ऐसे ले लिया 100 मोलर, और बी का कंसंट्रेशन ले लिया आपने, तो इसका 1/4 हो जाएगा ना उल्टा, या इसको ये हो जाएगा आपका 25 मोलर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ऐसे मान लीजिए। अब कह रहा है कि इसका जो टी हाफ है, इसका टी हाफ है आपका कितना 5 मिनट, और इसका टी हाफ है, ठीक है, इसका टी हाफ है आपका 15 मिनट। ठीक है, तो आप ऐसे सोच लो, है ना, कॉमन सेंस थोड़ा लगाओ। यहाँ पे 50 मोलर होने में कितना टाइम लगेगा 5 मिनट, क्योंकि ये इसका टी हाफ है यानी टी हाफ। 50 से 25 मोलर होने में कितना टाइम लगेगा 5 मिनट यानी कि टी हाफ। ठीक है, 25 से 12.5 मोलर होने में कितना टाइम लगेगा 5 मिनट यानी कि कितना हुआ टी हाफ, यानी कि टोटल कितना हो गया 12.5 होने में हमने क्या ले लिया, टोटल 15 मिनट लगा। इसका 25 से आधा होने में यानी कि 12.5 मोलर होने में कितना टाइम लगेगा, इसका कह रहा है टी हाफ 15 मिनट है, तो 15 मिनट बाद इसका 12.5 हो जाएगा और 15 मिनट बाद इसका भी 12.5 मोलर हो जाएगा, यानी कि वो टाइम, यानी कि कौन सा टाइम होगा जहां पे दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो जाएगा, इसका ए का और बी का, यानी कि टोटल मिलाकर के हो जाएगा टाइम हमारा 15 मिनट। ठीक है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 56। ठीक है, इसमें क्या बोला जा रहा है, N2 + 3H2 = 2NH3 + 22 किलो कैलोरी, है ना। एक्टिवेशन एनर्जी ये दिया हुआ है, ये इज 70 किलो कैलोरी। ठीक है, हेंस ये ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ, ये हमारा अगर फॉरवर्ड रिएक्शन है तो ये रिवर्स रिएक्शन है। तो बहुत सिंपल है बेटा क्वेश्चन, ये एकदम सिंपल बेस्ड फॉर्मूला है। पहले के लिए डेल्टा एच, है ना, अगर हम लोग डेल्टा एच देखेंगे तो ये इस रिएक्शन का हमारा डेल्टा एच आएगा कितना, अगर हम लोग ये रिएक्शन देखते हैं, ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन N2 गैस + 3H2 गैस, है ना, रिवर्सिबल 2NH3 गैस। तो इसके लिए अगर हम लोग हीट लिखते हैं तो ये हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो ये -22 किलो कैलोरी है। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस क्यू रहता है तो यहाँ पर माइनस डेल्टा एच हो जाता है। ठीक है, तो डेल्टा एच बराबर जो फॉर्मूला होता है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो इसके लिए अगर हम लोग EAF यूज करते हैं तो इसके लिए हम लोग EAB यूज करेंगे, और ये पूरे रिएक्शन का एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये रिएक्शन यूज होगा, हीट यूज होगा। तो यहाँ पर -22, इसके लिए वैल्यू दिया है बेटा कितना 70 माइनस EA, हमसे B पूछ रहा है ना, नाम तो नहीं लिया है लेकिन रिएक्शन देके हमको बोला है, तो EAB जो होगा कितना हो जाएगा 70 + 22, ये हो जाएगा हमारा 92 किलो कैलोरी, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा ए करेक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 57। 57 क्या बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ अ हॉट एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl गिव्स NaClO4 दैट इज सोडियम परक्लोरेट। ये रिएक्शन भी दिया हुआ है हमको बेटा, NaCl + H2O, है ना, 4H2O = NaClO4 सोडियम परक्लोरेट + 4 मोल्स ऑफ H2 गैस। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे कह रहा है कि हाउ मेनी फैराडे आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1000 ग्राम ऑफ सोडियम परक्लोरेट। ठीक है, तो 1000 ग्राम, अगर इसका 1000 ग्राम हमको चाहिए, इसका वेट हमको 1000 ग्राम चाहिए। ठीक है, तो अगर हम लोग वैलेंसी फैक्टर पता कर लें तो हमको क्या चार्ज पता चल जाएगा। एक फैराडे फर्स्ट लॉ में अगर हम एक ट्रिक लगाएं कि 1 इक्विवेलेंट कोई भी सब्सटेंस को हमको लिबरेट करना है या डिपॉजिट करना है, कुछ भी करना है, तो इसके लिए 1 फैराडे चार्ज की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, यहीं से आपका फर्स्ट लॉ फैराडे फर्स्ट लॉ का डेरिवेशन भी हम लोग करते हैं। ठीक है, W = ZIT। तो हम लोग उससे नहीं जाएंगे, हम लोग इसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालते हैं। ठीक है बेटा, उसके लिए हमको वैलेंसी फैक्टर चाहिए, तो इसका चार्ज जो है -1 है, इसका +7 है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आएगा, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन का चेंज आएगा। तो इसका वैलेंसी फैक्टर बोलो, या इधर से देखो चाहे इधर से देखो, यहाँ +7 से -1 देखो या -1 से +7 देखो, तो दोनों केस में यहाँ NaCl का वैलेंसी फैक्टर 8 आएगा और NaClO4 का वैलेंसी फैक्टर भी 8 आएगा। ठीक है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर हमको चाहिए, तो हमको निकल गया बेटा कितना 8। अब इसमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। नंबर ऑफ मोल्स कितना है बेटा 1000, इसका मोलर मास हमको चाहिए, मोलर मास निकाल लीजिए, इसका मोलर मास आएगा 23
प्लस 35.5 प्लस 64, 58.5 प्लस 64, 122.5, ठीक है, 122.5 आएगा। तो ये हो जाएगा 122.5। बैलेंसी फैक्टर कितना होगा बेटा? 8। ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आएगा, जितना इक्विवेलेंट आएगा उतना ही फैराडे आएगा। सिंपल, एक लाइन का हमारा सवाल हो जाएगा। तो ये आई थिंक ये हमारा कितना हो जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से अगर हम जाएं तो ये हमारा 7 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, या 8 के आसपास आएगा ना, 8 के आसपास आएगा ये। तो ये हमारा 64 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, है ना, मोर देन 64, मतलब 64 से थोड़ा सा ज़्यादा का आंसर आएगा। 122.5 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 1000 में तो ये 64 से थोड़ा सा ज़्यादा का आंसर आएगा। यानी कि ऑप्शन कौन सा? एक ही ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, ठीक है, ये हमारा 66 आएगा। तो जितना इक्विवेलेंट आएगा उतना ही फैराडे आएगा, ठीक है, जितना इक्विवेलेंट आएगा उतना ही फैराडे आएगा, क्योंकि यही फर्स्ट लॉ है हमारा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोला जा रहा है? टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैविंग हाफ लाइफ्स ऑफ रेशियो 3:2, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ टाइम इंटरवल T1:T2। T1 इज द टाइम पीरियड ऑफ 25% completion ऑफ फर्स्ट रिएक्शंस एंड T2 इज द 75% completion ऑफ सेकेंड रिएक्शन। ये मैंने टाइम का आपको वैल्यू लिखवाया था बेटा क्लास में, ठीक है, कि अगर दोनों फर्स्ट ऑर्डर है और दोनों का T हाफ के वैल्यू दिया हुआ है ना, टाइम T1 जो दिया है T ऑफ 25% दिया है और T2 जो दिया है T ऑफ 75% दिया है, ठीक है। इसकी वैल्यू मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, 0.415 T हाफ, ठीक है, और T हाफ सपोज 1 ले लेते हैं और यहाँ पे 2 T हाफ होता है, ठीक है, 2 T हाफ 2 ले लेते हैं और T हाफ 1 और T हाफ 2 का रेशियो दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में। T हाफ 1 अपॉन T हाफ 2 का रेशियो दिया है कितना? ये वैल्यू दिया है 3/2। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.415 इंटू अपॉन 2 इंटू 3/2, सीधे सीधे हम लोग लिख देंगे। तो ये हो जाएगा बेटा कितना? इसको अगर हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो 0.275 207 के आसपास आएगा, 2075, है ना, डिवाइडेड बाई इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हम लोग ऑप्शन के हिसाब से अगर जाएं तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 0.311 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है। इसको अगर हम लोग 0.1 के आसपास आएगा ये डिवाइड करने पर, और ये 0.311 के ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब ये जो है वैल्यू बेटा, ये डिराइव्ड फॉर्मूला है, इसको आप सीधा सीधा याद कर सकते हो। अगर आप वैल्यू लगाने जाओ फर्स्ट ऑर्डर के तो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो सीधे सीधे जो डेटा है वो रिजल्ट है वो आप याद करोगे तो फटाफट क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 क्या बोला जा रहा है? ई नॉट इन द गिवन डायग्राम इज, ठीक है, ClO3 माइनस से दिया हुआ है, ClO माइनस, फिर हाफ Cl2 दिया हुआ है, फिर Cl माइनस दिया है, फिर हमको पूछा है ClO3 माइनस से Cl माइनस। देखिए बेटा इसमें हाफ रिएक्शन तो आएगा तो हमको ना डेल्टा G नॉट से जाना पड़ेगा। ClO3 माइनस से ClO माइनस, ठीक है, ClO माइनस से हाफ Cl2, हाफ Cl2 से आपका Cl माइनस, ठीक है। इसका ई नॉट दिया हुआ है 0.5, इसका ई नॉट दिया है 0.5 वोल्ट, इसका ई नॉट 0.4 वोल्ट, इसका ई नॉट दिया है 1.36 वोल्ट, ठीक है। अब हमको यहाँ से यहाँ तक का पूछा है। अब हमको एक बात समझाइए यहाँ पे कि यहाँ से यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है कैसे निकालेंगे हम लोग। अगर हम लोग दूसरा कलर यूज़ करते हैं तो यहाँ से यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे +5 है, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ -1 है। तो +5 से +1 का कितना आएगा चेंज? 4 इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। यहाँ से यहाँ का कितना आएगा? 1 इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, +1 से 0। यहाँ से यहाँ का कितना आएगा बोलो? यहाँ पे आएगा आपका 1 इलेक्ट्रॉन का। अब यहाँ पे आप इसके लिए अगर ई नॉट पता करना है हमको तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अब यहाँ पे डेल्टा G नॉट है ना, इस रिएक्शन के लिए, इसके लिए सपोज 1 ले लेते हैं, इसके लिए 2 ले लेते हैं, इसके लिए 3 लेते हैं, तो डेल्टा G नॉट 4 बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा G नॉट 1, ठीक है, डेल्टा G नॉट 1 प्लस डेल्टा G नॉट 2 प्लस डेल्टा G नॉट 3, या इसको फाइनल मान लेते हैं, जो भी मानना है मान लीजिए, ठीक है। तो अब इसके लिए ई नॉट, इसके लिए माइनस, इसके लिए कितना इलेक्ट्रॉन होगा? +5 से -1, +5 से -1 का जो इलेक्ट्रॉन होगा इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आपका 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो -NF शेल होता है, ई नॉट शेल होता है, तो -6 × F × ई नॉट इज इक्वल टू
माइनस इसके लिए कितना इलेक्ट्रॉन यूज़ हो गया, 4 इंटू एफ इंटू 0.5, ठीक है, प्लस सब रिडक्शन पोटेंशियल दिया है तो प्लस में दिया हुआ है यहाँ पे वैल्यू। और इसके लिए कितना यूज़ है, माइनस, प्लस नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, माइनस ही होगा। और माइनस में -1 इंटू एफ इंटू इसके लिए नॉट 0.4 दिया है, ठीक है, -1 इंटू एफ इंटू 1.36। पहली बेटा तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, सब प्लस कर दो, ठीक है। दूसरी बात एफ को कटा दो, ठीक है, तो 6E0 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू 0.2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1.36 हो जाएगा, ठीक है। तो E0 कितना हो जाएगा, 2.4 प्लस 1.36 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3.76 आएगा, 3.76 डिवाइडेड बाई 6, ये आएगा अप्रॉक्स में 0.63 के आसपास आएगा आंसर, ठीक है, 63 वोल्ट। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी करेक्ट, ठीक है। इस तरीके से हम लोग करेंगे, डेल्टा जी नॉट से ही करेंगे, डायरेक्टली हम लोग इसका ई नॉट नहीं जोड़ सकते, क्योंकि हाफ रिएक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन दिख रहा है हमको तो हम लोग ई नॉट सेल को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हैं। इसका रीज़न ये है कि ई नॉट जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी कांट बी एडेड डायरेक्टली, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है, वांट ऑफ फैक्टर ऑफ BaCl2 ऑफ 0.01 मोलर कंसंट्रेशन इज 1.98, द परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ BaCl2 एट इट्स कंसंट्रेशन। देखो कंसंट्रेशन पर तो वांट ऑफ फैक्टर डिपेंड करता नहीं है, ठीक है, और डिपेंड मतलब वो कैंसिल हो जाता है। फॉर्मूला होता है 1 + n-1 इंटू अल्फा होता है बेटा। BaCl2 के लिए अगर हम लोग डिसोसिएट करेंगे तो Ba + 2 Cl-, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + 2 अल्फा, ठीक है, ये हो जाएगा आई की वैल्यू दिया है 1.98, तो 1 + 2 अल्फा, तो अल्फा क्या हो जाएगा, 2 अल्फा 1, यहाँ पर 0.98 हो जाएगा, तो अल्फा हो जाएगा 0.49, तो परसेंटेज अल्फा कितना हो जाएगा 0.49 इंटू 100, ये हो जाएगा आपका 49%, 49%, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा करेक्ट। ये तो बहुत आसान सवाल था बेटा, उम्मीद है सब लोग ने किया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61, ठीक है। 61 क्या बोला जा रहा है, कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल ऑफ फॉलोइंग कंसंट्रेशन सेल। देखिए बेटा ये कंसंट्रेशन सेल है और उसमें भी आपका प्रेशर भी चेंज कर रहा है और कंसंट्रेशन भी चेंज कर रहा है, यानी इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन भी, इलेक्ट्रोड का प्रेशर चेंज हो रहा है और इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, तो आपको बनाना पड़ेगा रिएक्शन। अब इसमें देखिए चक्कर ये है, आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, आपको ये गलती लग सकता है, क्योंकि देखिए एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन क्लोरीन से Cl- बन रहा है, तो क्लोरीन से Cl- बनने का मतलब होता है रिडक्शन, 0 से -1 का मतलब रिडक्शन, और -1 से 0 का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो आपको ये लग रहा होगा कि सर ये सेल रिप्रेजेंटेशन गलत लिखा हुआ है, तो सेल रिप्रेजेंटेशन गलत नहीं लिखा हुआ है। सेल रिप्रेजेंटेशन का एक रूल होता है, मेटल विल बी ऑलवेज एट द एंड, नंबर 1, और वो प्लेटिनम सॉलिड पर एब्जॉर्ब होता है, तो प्लेटिनम सॉलिड के बगल में लिखा होता है, और जो सॉल्ट ब्रिज होता है वो हमारा इलेक्ट्रोलाइट से कनेक्टेड होता है, इसीलिए सॉल्ट ब्रिज के बगल में किसको लिखा जाता है, इलेक्ट्रोलाइट को लिखा जाता है, ठीक है। तो आप हाइड्रोजन का पढ़े होंगे तो उसके लिए सही लिखा जाता है, लेकिन क्लोरीन वाले केस में नॉन मेटल है, उसका रिडक्शन होता है, और हाइड्रोजन एज अ मेटल काम करता है, मतलब वो H+ में कन्वर्ट होता है, तो इसका ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा सेल रिप्रेजेंटेशन के लिए। हम लोग लिखेंगे आपका Cl- से एनोड का रिएक्शन लिखेंगे, तो एनोड पर क्या लिखेंगे बेटा, आराम से करते हैं। एनोड का क्या हो जाएगा, Cl- से Cl2, है ना। अब मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये ऑक्सीडेशन का रिएक्शन लिखना पड़ेगा हमको, ठीक है, +2 इलेक्ट्रॉन। इसका E0 मान लेते हैं, E0 OP जो है वो मान लेते हैं आपका x वोल्ट है, जो भी है, ठीक है। अभी वैल्यू कट जाएगी इसलिए हमने मान लिया कोई वैल्यू। कैथोड की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैथोड का रिएक्शन क्या हो जाएगा, Cl, ठीक है, 2 गैस +2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2 Cl - एक्वस। E0 Rp कितना हो जाएगा बेटा, ऑब्वियसली -x वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, और E0 सेल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन सेल है। अब इसको लिखने का तरीका मैं ऐसे लिखूंगा, 2 Cl- एनोड, ठीक है, प्लस Cl2 गैस कैथोड इज इक्वल टू Cl2 गैस एनोड 2 Cl- कैथोड, ठीक है। अब इसका E सेल क्या हो जाएगा, E सेल इज इक्वल टू E0 सेल, 0 -
0.06 number of electron cancel 2 log of partial pressure of Cl2 gas at anode into Cl minus concentration कैथोड का होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होगा उसका, ठीक है, अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा Cl माइनस एनोड कंसंट्रेशन का स्क्वायर, ठीक है, स्टोचियोमेट्री 2 है, इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 किसका, कैथोड का, ठीक है। अब जैसे जैसे वैल्यू दिया है रख दी जाओ, यहाँ पर 0 माइनस 0.03, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका लॉग ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 कितना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 है एनोड का 0.4 है, 0.4 बार है, और Cl माइनस कैथोड का स्क्वायर 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा 10 पावर माइनस 4, और Cl माइनस एनोड का स्क्वायर कितना होगा 10 टू द पावर माइनस 2 10 पावर माइनस 1 का, और यहाँ पर उसका पार्शियल प्रेशर ऑफ कैथोड कितना दिया हुआ है, कैथोड का Cl2 का 0.2, तो ये हो जाएगा बेटा 2, ठीक है, और ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 2। तो माइनस को अगर हम लोग 0.03 को अगर हम लोग ऐसे भेजें तो माइनस लॉग 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, ये थोड़ा पीएच जैसा सिचुएशन बन गया, तो 0.03 इंटू इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 2 माइनस लॉग 2, ठीक है, यानी कि 0.03 इंटू 1.7, ठीक है। नेक्स्ट पेज में दिखा देता हूँ, ये हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू 0.03 इंटू 1.7, ये हो जाएगा आपका 0.051 के आसपास आंसर आएगा, ये हमारा यही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए आप, है ना, ई नॉट सेल हम लोग 0 किए हैं, और यहाँ पे गैस के लिए हम लोग पार्शियल प्रेशर यूज़ करेंगे और इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग कंसंट्रेशन यूज़ करेंगे। थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, क्या एनोड कैथोड में रिवर्स वगैरह कर दोगे तो आपका मिस्टेक हो सकता है, आंसर उल्टा आ सकता है आंसर, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको हमने मेंशन करना है, ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर भी करना है, ठीक है, इस तरीके से करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोला जा रहा है, वेरिएशन ऑफ लॉग पाई वर्सेस लॉग सी, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम पर लीटर गिवन इन द फॉलोइंग, और ये ग्राफ दिया बेटा, है ना, देखने में आपको लग रहा होगा थोड़ा मैथमेटिक्स है बट सिंपल क्वेश्चन मुझे लग रहा है, ठीक है। तो लॉग पाई वर्सेस लॉग सी, ठीक है, और यहाँ पर ये ओरिजिन है O, यहाँ A, ये इसका इंटरसेप्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग इसका थोड़ा सा इक्वेशन बनाएं तो कह रहा है इसका मोलर मास दिया हुआ है 300 ग्राम पर मोल, ठीक है, और टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन। तो ये अगर हम लोग फॉर्मूला देखें ऑस्मोटिक प्रेशर का तो पाई इज इक्वल टू CRT होता है ना। तो कंसंट्रेशन लेकिन ग्राम पर लीटर में दिया हुआ है, क्योंकि ये जो वाई एक्स एक्सिस वाला जो कंसंट्रेशन है वो ग्राम पर लीटर में लेना आपको, ठीक है। तो पाई इज इक्वल टू CRT, इसका आप इसमें थोड़ा सा आप चेंज कर लीजिए, पाई इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर अपॉन मोलर मास इंटू RT, ठीक है। तो पाई इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर इंटू RT अपॉन M, ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं। तो अब इसका अगर हम लोग लॉग लेंगे तो लॉग पाई इज इक्वल टू लॉग सी, है ना, प्लस ये हो जाएगा लॉग RT अपॉन मोलर मास, ठीक है। अब ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा mx और ये हो जाएगा c। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो हमको इसकी वैल्यू दिया है, OA की वैल्यू हमको क्वेश्चन में log x इंटू 10 पावर माइनस 2 दिया है, यानी कि जो c है इंटरसेप्ट हो गया वो ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज में देखते हैं, तो यानी कि जो इंटरसेप्ट हो गया, ठीक है, यानी इसको हम लोग इंटरसेप्ट बराबर log RT अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू log x इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, कंपेयर कर दीजिए फिर से। तो RT अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू x इंटू 10 पावर माइनस 2, R की वैल्यू 0.0821 सीधा सीधा पूरा रखते हैं, इंटू 300, मोलर मास कितना बेटा 300 इज इक्वल टू x इंटू 10 पावर माइनस 2, तो ये 300 से 300 कैंसिल हो जाएगा, इसको हम लोग लिखेंगे 8.21 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इज इक्वल टू x इंटू 10 पावर माइनस 2, तो x इज इक्वल टू 8.21 हो जाएगा। x की वैल्यू ही हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, यानी ऑप्शन हो जाएगा हमारा A करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए इसका, ठीक है, बस यहाँ पर कंसंट्रेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना था हमको, ठीक है, और ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोला जा रहा है, ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स MnNCS X माइनस इज 6.06 बोर मैग्नेट्रॉन, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ x। अब इसमें देखो क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे शॉर्टकट पढ़ लेते हैं, शॉर्टकट मैं भी बताता हूँ, लेकिन यहाँ पर अगर शॉर्टकट यूज करेंगे तो आप फंस जाओगे बेटा, ठीक है। कारण क्या है कि अगर मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है हमको, ऑब्जर्व्ड दिया हुआ है ना,
थोड़ा इस बात का ध्यान रखिएगा, 6.06 बोर मैग्नेट्रॉन। तो ये ऑब्जर्व वैल्यू, अच्छा अगर इसको, अगर कुछ लोग क्या करते हैं, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेते हैं, ये आगे वाली वैल्यू लेते हैं, इसकी वैल्यू 6 हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, n की वैल्यू 6। तो ये गलत करोगे बेटा ना, ये ब्लंडर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अब इसमें चक्कर ये है कि अगर आप n की वैल्यू 6 लोगे तो 6 के लिए क्या ये मैग्नेटिक मोमेंट आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि अगर 6 के लिए ये मैग्नेटिक मोमेंट निकालोगे तो उसके लिए जो एक्चुअल आएगा n = अगर 6 रहता तो आंसर √48 आता, तो ये तो गलत हो गया। √48 की वैल्यू तो ये नहीं हो सकती है ना, ये तो बिल्कुल नहीं होगी। तो √48 नहीं दिया है हमको, मतलब √35 से थोड़ा सा ज्यादा दिया है। अच्छा √35 की वैल्यू 5.9 समथिंग होती है, 92 के आसपास, 993 के आसपास होती है, ठीक है। तो 5.92 से थोड़ा सा ही तो ज्यादा है, तो ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, तो थ्योरेटिकल वैल्यू इससे थोड़ी सी कम हो सकती है या ज्यादा हो सकती है, थोड़ी बहुत ही डिफरेंस होगी, लेकिन इतना डिफरेंस नहीं होगा। √48 और इसका जो वैल्यू, इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका लगभग 36 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन ये आपका इसका √36 पॉइंट समथिंग आएगा, ये √40 आएगा, तो डिफरेंस ज्यादा है इसमें, ठीक है। अच्छा हम लोग ये मान के, ये ऑब्जर्व है तो म्यू थ्योरेटिकल जो होगा इसी के आसपास होगा, तो इसी के आसपास वैल्यू जो होगी वो आपका √35 के आसपास की वैल्यू होगी। √35 का मतलब कितना हो गया आपका 5.92। तो इसका अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे और तो वहां से नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 5 आएगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, क्योंकि 6 अनपेड के लिए √48 होता है, ठीक है। ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू है। अब यहाँ से एक चीज ध्यान रखना है, अब कॉम्प्लेक्स पर आते हैं। तो यहाँ पर अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 है और अगर मैग्नीज सेंट्रल मेटल है, तो इसका मतलब कि मैग्नीज में 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो मैग्नीज पर हमारा चार्ज कितना होना चाहिए? +2, तभी हमारा आर्गन, ठीक है, 3d5 4s 0 होता है बेटा, ठीक है। अगर 4s 0 होगा, 3d5 होगा, तभी अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होगा हमारा 5 हो सकता है। तो अगर ये हमारा Mn, ठीक है, NCS पे -1 चार्ज होता है, इसका भी 6 है, तो इस पर +2 करेंगे, -1 × 6 करेंगे, तो इस पर x माइनस कितना आएगा? तो +2 -1 × 6, ठीक है, = -x। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, -4 = -x। तो ये हो जाएगा आपका x की वैल्यू 4, ठीक है, x की वैल्यू 4, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा A करेक्ट। अब कुछ लोग बेटा ये भी कर सकते हैं कि सर यहाँ n की वैल्यू 6 ले लें, n की वैल्यू 6 ले लेंगे तो 3d5 में 3d5 के अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ 5 अगर देखना है तो 5 अनपेड के अगर 6 अनपेड करना चाहें, 1 2 3 4 5, एक और अनपेड करेंगे तो 4s में इलेक्ट्रॉन रखेंगे, 4s में इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो मैग्नीज पर +1 चार्ज देंगे, मैग्नीज पर +1 चार्ज देंगे तो यहाँ पर +1 -6 कितना हो जाएगा, -5। तो x की वैल्यू 5 हो जाएगी। ये आपका 5 वाला आंसर तैयार बैठा हुआ है आपका -5 करने के लिए, ठीक है। तो अगर अपने जहाँ भी थोड़ी सी है ना सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 64। कह रहा है विल्किंसन कैटलिस्ट, ये तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल मेटल आयन एंड इट्स शेप आर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो इसका विल्किंसन कैटलिस्ट जो होता है रेनियम है ना, क्लोराइड PPH3 का थ्राइस, ठीक है, ये होता है विल्किंसन कैटलिस्ट रेनियम, ठीक है। और यहाँ पर रेनियम का 4 कोऑर्डिनेशन नंबर का कोई भी कॉम्प्लेक्स होता है। रेनियम आपका 4D सीरीज में आता है ना, कौन रहेगा आयरलैंड, ठीक है, कौन रहेगा आयरलैंड। ये आपका 3D सीरीज का है, ये आपका 4D सीरीज का है, ये आपका 5D सीरीज का है। तो 3D सीरीज तो डिपेंड करता है आपका नेचर ऑफ मेटल पे कि नेचर ऑफ मेटल पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ तो खैर इनर डी कॉम्प्लेक्स बनाएगा और वीक लिगेंड के साथ आउटर डी कॉम्प्लेक्स बनाएगा, लेकिन इन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन दोनों ये जो है 3D 4D और 5D नेचर ऑफ मेटल, ये हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो चाहे वीक लिगेंड हो, यहाँ पर ये एक 3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और ये हमारा वीक लिगेंड है। तो इसकी वजह से तब भी इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए आंख बंद करके आप बोल दो DsP2, और DsP2 के लिए जो हमारा शेप होता है वो स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर शेप हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हमारा A करेक्ट, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 65, ठीक है। 65 क्या बोला जा रहा है, गिवन लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस BaCl2 का x1 दिया है, H2SO4 का x2 दिया है, HCl का x3 दिया हुआ है, ठीक है।
पहले तो कोलराउश लॉ लगाना है हमको, BaSO4 का स्पेसिफिक कंडक्टेंस बताना बेटा, ठीक है। तो पहले तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बताते हैं, इसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस हमको दिया हुआ है, KSP बताना है इसका बेसिकली। तो पहले हमको लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट हमको पता करना है BaSO4 का। तो BaSO4 मिलता कैसे बेटा, है ना। अगर इक्विवेलेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं तो लैम्डा नॉट BaCl2, ठीक है, इक्विवेलेंट, बी केयरफुल, प्लस लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट H2SO4, ये बन गया BaSO4। अब हमको HCl माइनस करना होगा, माइनस लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट HCl। अब इसमें चक्कर ये है कि अगर ये आपको क्वेश्चन में मोलर कंडक्टिविटी दिया रहता, ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तब तो आपको 2HCl माइनस करना होता है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको 2HCl माइनस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के हिसाब से कोलराउश ने बोला था कि जैसे जैसे है वैसे वैसे सीधा सीधा आप माइनस कर दो। स्टोचियोमेट्री से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्टोचियोमेट्री अपने आप बैलेंसिंग फैक्टर उसको मैनेज कर लेता है। तो इसकी वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में, x1, इसकी वैल्यू कितना दिया है x2, इसकी वैल्यू कितना है x3, तो x1 प्लस x2 माइनस x3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा हमारा लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट BaSO4 का। बट इसके बराबर क्या होता है, लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट बराबर होता है 1000 कंडक्टिविटी अपॉन नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी ऑफ BaSO4 कितना आएगा, लैम्डा 1000 इंटू, इसको हम लोग 10⁻³ लिख देते हैं, 10⁻³ कंडक्टिविटी की वैल्यू कितना दिया है बेटा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की वैल्यू दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में। स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब कंडक्टिविटी ही होता है, तो 10⁻³ इंटू वाई अपॉन 10⁻³ इंटू वाई अपॉन, यहाँ पे इसको डिवाइड कर देंगे लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट, ठीक है। तो 10⁻³ वाई डिवाइडेड बाई x1 प्लस x2 माइनस x3, इसको यहाँ से निकल गया। अब नॉर्मेलिटी देखो, हमको क्या चाहिए बेटा, KSP चाहिए, तो हमारा टारगेट पर फोकस होना चाहिए। KSP चाहिए तो ये हो जाएगा KSP इक्वल टू S², S जो होती है मोलैरिटी, है ना, BaSO4 1:1 का सॉल्ट है। तो हमको तो नॉर्मेलिटी मिला है, तो मोलैरिटी निकालने के लिए नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। तो BaSO4 का वैलेंसी फैक्टर होता है 2, क्योंकि +2 और -2 का चार्ज होता है, ठीक है। हमको बेटा चाहिए मोलैरिटी चाहिए ना, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू हो जाएगा नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर 2। तो ये हो जाएगा हमारा मोलैरिटी की वैल्यू 10⁻³ वाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू x1 प्लस x2 माइनस x3, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा मोलैरिटी, यही बराबर है किसके, सॉल्युबिलिटी के, ठीक है, यही किसके बराबर है, सॉल्युबिलिटी के। अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं, तो KSP क्या होता है हमारा, S², यानी कि मोलैरिटी का स्क्वायर, यानी कि 10⁻³ वाई अपॉन 2 इंटू x1 प्लस x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 10⁻6 वाई स्क्वायर अपॉन 4 इंटू x1 प्लस x2 माइनस x3 का स्क्वायर, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 10⁻6 वाई स्क्वायर x1 प्लस x2 4 तो होगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कंसेप्चुअल सवाल था, थोड़ा फॉर्मूले को आपको चेंज करना था, और यहाँ पर बस इतना ध्यान रखना है लैम्डा इक्विवेलेंट, ऑल्दो कि इसमें आपका आ गया है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, बट एक्चुअली आपको नीट में नहीं आएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा आप। इसके लिए आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पढ़ना जरूर है क्योंकि मॉड्यूल में क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 66। ये आपका असर्शन रीजन है। असर्शन रीजन कह रहा है, असर्शन क्या बोला जा रहा है, द स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ FeCN6 पे 3- इज 1.74, whereas FeH2O6 पे +3 is 5.92. In both complexes Fe is present in +3 oxidation state. आई थिंक एक बार चेक करते हैं असर्शन को क्या है। असर्शन क्या बोला, FeCN6 पे 3-, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे Fe+3 हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, और साइनाइड हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो Fe+3 का ऑर्बिटल डायग्राम अगर हम लोग बनाते हैं तो ये हो जाएगा 3d5 4s0। तो अगर बेटा हम लोग इसको पेयर कराएंगे 1 2 3 4 5, ठीक है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर पेयर करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर पेयर करेगा, ठीक है। तो एक्साइटेड स्टेट में हमारा ऑर्बिटल डायग्राम हो जाएगा इस तरीके 1 2 3 4, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, यहाँ पे साइनाइड, यहाँ पे साइनाइड, यहाँ पे साइनाइड, और 4s 4p यहाँ पे साइनाइड, ठीक है। तो ये sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन तो बनाएगा ही, लेकिन अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है, ठीक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है, इसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा बेटा √3 की वैल्यू 1.73 होती है, ठीक है, 1.73 या 1.74 अप्रॉक्स में, ठीक है, बोर मैग्नेट्रॉन। तो स्टेटमेंट ए तो सही, मतलब आधा पार्ट सही हो गया। अब FeH2O प्लस FeH2O6 में अगर हम लोग देखते हैं,
ठीक है, तो इसमें हमारा FeH2O6, ठीक है, पे +3, तो यहाँ पर भी निकालेंगे तो +3 चार्ज आएगा, ठीक है। तो Fe+3 तो ये भी हमारा 3D5 4s0, ठीक है। ये हमारा वीक लिगेंड है, तो वीक लिगेंड क्या करता है, पेयर नहीं करेगा तो ये 5 के 5 अनपेयर्ड हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा आउटर डी कॉम्प्लेक्स हो गया, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 हो जाएगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, √35, इसकी वैल्यू 5.92 आएगी, यानी कि असर्शन इज करेक्ट, ठीक है, असर्शन इज करेक्ट। लेकिन रीजन क्या बोला जा रहा है, इफ बोथ कॉम्प्लेक्सेस इन बोथ कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, Fe इज प्रेजेंट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट तो है, यानी कि रीजन तो सही है। क्या रीजन एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, बिल्कुल नहीं कर रहा साहब, है ना। इसका रीजन, सही रीजन ये होगा कि ये साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से पेयर किया, इसकी वजह से एक अनपेयर्ड बचा, और ये H2O वीक लिगेंड होने की वजह से पेयर नहीं किया, इसलिए ये वीक लिगेंड है आपका, और वीक लिगेंड की वजह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया, इसलिए इसका मैग्नेटिक मोमेंट ये आया, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से इसका मैग्नेटिक मोमेंट ये आया, ठीक है। आयुस में BM होगा इसका, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट आपका स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड की वजह से आया, ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से नहीं आया, तो रीजन इज not the correct explanation of assertion, but both assertion and reason are correct, यानी ऑप्शन चेक कर लीजिए, पहला तो नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा कह रहा है assertion and reason are true and reason is not correct explanation of assertion, ठीक है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा C हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 67। इसमें क्या बोला जा रहा है, रिएक्शन COH2O6+2 with excess of ammonia and presence of oxygen result into diamagnetic product, the number of electron present in T2G orbital, ठीक है, is डैश दे करके पूछा गया। देखो इसमें हमको थोड़ा सा घुमाया है बेटा, बस घूमना नहीं है आपको, H2O6 पर +2, ठीक है। अब ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का कोबाल्ट है, इसमें हम लोग अमोनिया जो है एक्सेस में पास करा रहे हैं, ठीक है, प्लस O2 गैस, O2 गैस हमारा एक तरीके का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट +2 से +3 में कन्वर्ट करेगा, और H2O नहीं, यहाँ एक्सेस ऑफ अमोनिया है, तो ये लिगेंड को एक्सचेंज कर देगा बेटा, ठीक है, NH3 6 पर +3, ज़्यादातर यही कॉम्प्लेक्स हमको मिलता है कोबाल्ट का 6 कोऑर्डिनेशन नंबर का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हम लोग यहाँ पे मतलब ये तो खैर नॉर्मल वाटर के एक्वस सोल्यूशन को भी हम लोग कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमारा प्योर हमारा इस तरीके से अमोनिया कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो कोबाल्ट अगर +3 है तो ये हो जाएगा आपका 3D6 4s0, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये पेयर कराएगा, ये इससे पेयर कर जाएगा, ये इससे पेयर कर जाएगा, ठीक है बेटा। अब इसको अगर हम लोग थोड़ा स्प्लिटिंग देख लें तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, एक भी इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा, तो ये हो जाएगा T2G, ये हो जाएगा EG। तो कह रहा है T2G में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, तो T2G में हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, नॉट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो T2G में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 6, ठीक है, 6 यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए करेक्ट। अब इसमें आप गलती क्या कर सकते हो, पहली गलती तो आप ये कर सकते हो कि CO+2 होगा, तो अगर आप CO+2 रखोगे तो यहाँ पर 3D7 हो जाएगा, 3D7 के हिसाब से नंबर अगर आप उसको पेयर नहीं भी कराते हो तब तो आप गड़बड़ करोगे, ठीक है। तो नहीं कराओगे तो आपका 4 होगा, 4 आंसर दिया हुआ है ना, गलत करवाने के लिए आपसे खड़ा है। उसके बाद कुछ लोगों को 3 भी लग सकता है क्या ना, 7 से पेयर कराएंगे, कुछ लोगों को 7 भी लग सकता है, 3D7 ऐसे छोड़ के, तो कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए आप थोड़ा सा क्लैरिटी रखो, ये रिएक्शन के प्रोसेस से हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। 68 क्या बोला जा रहा है कि अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन 20 ml ऑफ 0.5 मोलर NaOH इज मिक्स्ड विथ 100 ml ऑफ 0.1 m HCl इज x किलो जूल, द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इन किलो जूल पर मोल। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन वो भी किलो जूल पर मोल में पूछा जा रहा है। तो अब आपसे क्या बोला गया है कि NaOH प्लस HCl इज इक्वल टू NaCl प्लस H2O, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम NaOH का दिया हुआ है, इसका नंबर ऑफ मिलीमोल्स अगर निकालते हैं तो ये हो जाएगा 20 × 0.5, इसका नंबर ऑफ मिलीमोल्स दिया है कितना 100 × 0.1, तो ये हो जाएगा आपका 10 मिलीमोल्स, ये हो जाएगा आपका 10 मिलीमोल्स। क्या बात है, दोनों इक्वल हो गया, ठीक है। दोनों अगर इक्वल हो गया तो ये आफ्टर सम टाइम्स ये हमारा 100% रिएक्शन कर जाएगा, इसमें लिमिटिंग रिएजेंट का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। तो अगर हम लोग कह रहे हैं कि 10 मिलीमोल्स
के हिसाब से x किलो जूल एनर्जी हीट रिलीज हो रही है। तो यहाँ पर पहली बात तो हम लोग -x लिखेंगे, क्योंकि इसमें लिखा है रिलीज हो रही है, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड। तो अब इसमें हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया है, साइन तो हमको खुद से लगाना है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। और द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, तो इन किलो जूल पर एक मोल के लिए कितना होता है बेटा, ये 10 मिली मोल्स के लिए -x है, तो 1 मिली मोल्स के लिए कितना होगा -x/10। तो 10 to the power -3 मोल्स के लिए कितना होगा -x/10। तो 1 मोल के लिए कितना आएगा -x/10 इंटू 1000, ये हो जाएगा -100x, ठीक है। यानी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग सवाल करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑर्गेनिक पार्ट से। और जैसा कि आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में आपके पास एक कंपाउंड दिया है जिसका हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराने से हाइड्रोजनेशन हो गया है। तो इस रिएक्शन में आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो H है वो सेम साइड से जुड़ा है ना। और आपसे पूछा है कि सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दिस रिएक्शन। तो अगर सेम साइड से जुड़ा है तो हम लोग बोलेंगे सिन एडिशन हो रहा है। और सिन एडिशन होने के बाद आपसे पूछा है कि बताइए इसमें जो रिलेशन है वो क्या निकलेगा आपका। तो जैसे ये कंपाउंड आपके पास दिया हुआ है और यहाँ क्या है H है, यहाँ क्या है आपके पास CH3 है, यहाँ क्या है आपके पास H है और यहाँ क्या है आपके पास CH3 है। तो ये क्या है आपके पास कायरल है और ये भी क्या है आपके पास कायरल है। कैसे कायरल है, ये ग्रुप ये ग्रुप ये ग्रुप और ये डिफरेंट है, तो ये दोनों ही कायरल सेंटर है। अब कायरल है और बताइए इसमें क्या मिलेगा आपको, प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या मिल जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ऐसे कंपाउंड्स जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है और क्या है, यानी कि कोई भी सिमेट्री आपको मिल जाए और उसमें कायरल भी हो, तो क्या बोलोगे, ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को मीज़ो कंपाउंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीज़ो कंपाउंड्स बोलते हैं। तो हम लोग ढूंढेंगे ऐसा कंपाउंड कौन है जिसमें सिन एडिशन भी लिखा है और मीज़ो भी लिखा है। तो आप देखोगे यहाँ पर कि दिस इज़ अ केस ऑफ सिन एडिशन एंड कंपाउंड फॉर्म्ड इज मीज़ो। तो 69 का जो आंसर हो जाएगा वो करेक्ट आंसर आपका C हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 70। तो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 पे जाएं तो आप देखिएगा मैच द कॉलम है और मैच द कॉलम में सबसे पहले लिखा है मैच द कंपाउंड इन कॉलम 1 विद देयर ओजोन लाइसिस प्रोडक्ट बाय O3H2OZN। अब O3H2OZN है यानी H2O के साथ ZN दिया है, तो आप क्या होगा, रिडक्टिव ओजोन लाइसिस आपके यहाँ पे कराएंगे। तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। ऐसे आपके पास है ब्यूट 1 इन है, तो अगर हम लोग ब्यूट 1 इन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, ये 4 कार्बन और 1 पे डबल बॉन्ड है, ये एक दिया हुआ है। दूसरा आपके पास क्या है, ब्यूट 2 इन है, तो ब्यूट 2 इन है तो इथ मेथ प्रोप ब्यूट, इस पे यहाँ पे डबल बॉन्ड है आपके पास। थर्ड है आपके पास साइक्लो मिथाइल प्रोप 1 इन, तो इथ मेथ प्रोप मिथ एथ प्रोप आपके पास ये 3 हो गए, है ना। उसके बाद फिर यहाँ से अगर आप जाइएगा तो 2 पे क्या है, मिथाइल है और 1 पे क्या है, डबल बॉन्ड है आपके पास। तो 2 पे मिथाइल है और 1 पे क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। और फिर लास्ट वाला आपके पास है साइक्लो ब्यूटीन, तो साइक्लो है और ब्यूट इन है तो ब्यूटीन बना दिया। अब आपके पास यहाँ से क्या बोला है कि इन सब में रिडक्टिव ओजोन लाइसिस कराए। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक सिंपल है, यहाँ से ब्रेक कीजिए, यहाँ से ब्रेक कीजिए, यहाँ से ब्रेक कीजिए और यहाँ से भी ब्रेक कीजिए। तो आप यहाँ से ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है, तो इधर ऑक्सीजन लगाइए, इधर ऑक्सीजन लगाइए। इस तरह से हम लोग जल्दी से क्वेश्चन करते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ से क्या बन जाएगा बताइए, इस पे कार्बन है तो क्या बन जाएगा, HC डबल बॉन्ड O और क्या बन गया H, राइट। और यहाँ पे प्लस क्या बन गया आपके पास, देखिए यहाँ पर क्या है, इस पे एक क्या है H है, तो क्या बन जाएगा CH डबल बॉन्ड O, तो क्या बन जाएगा आपके पास C डबल बॉन्ड O, एक क्या हो गया H ये वाला, और इधर क्या है आपके पास CH2 CH3, तो यहाँ से आ जाएगा CH2 CH3। तो आपको क्या ढूंढना है, SCHO और CHO CH2 CH3 कौन से ऑप्शन में है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे दिख रहा है, तो A का जो है वो A का आपके पास A के साथ 3 का मैच हो गया है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो 2 ऑप्शन है, यानी ये दोनों ऑप्शन पहले ही छट गए। ब्यूट 2 इन में अगर आप करोगे तो यहाँ से फिर से यहाँ ऑक्सीजन है और यहाँ ऑक्सीजन है, इस पर क्या है H और इस पर क्या है H, तो क्या बन गया, ये और ये तो सेम चीज़ है। तो आप बोलोगे सर क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन और एक मिथाइल, यानी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल, ऐसे कितने बनेंगे, 2। तो आपको ढूंढना है ये CH3 CHO किस में दिया हुआ है, तो CH3 CHO 2 में दिया हुआ है, यानी आपके पास आप बोल सकते हो कि जो B है B का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, B का क्या हो जाएगा 2। तो आपका आंसर यहीं से निकल जाएगा, लेकिन मैं फिर भी आपको समझाने के लिए बाकी भी आपको डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। जैसे आप इसमें जाओगे तो यहाँ पर क्या आपके इसके पास दोनों क्या है H, दोनों H है, तो एक ऑक्सीजन इधर लगाओ एक ऑक्सीजन इधर लगाओ, तो यहाँ से क्या बन जाएगा बताओ, C डबल बॉन्ड O H और H आ गया।
और प्लस यहाँ से क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3 यानी एसीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास ये बन गया है ना। तो आप ढूंढोगे कि फॉर्मल्डिहाइड और आपके पास एसीटोन किस में दिया हुआ है, तो फॉर्मल्डिहाइड और एसीटोन अगर आप ढूंढोगे तो यहाँ देखिए SCHO है और यहाँ पे CH3CO CH3 है। तो आप क्या बोलोगे, आंसर क्या हो जाएगा 70 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा आपके पास ये वाला ऑप्शन बी में, सी में क्या हो गया आपके पास फोर्थ आ गया। तो सी में क्या आ गया आपके पास फोर्थ आ गया। तो सी का आपके पास क्या आ गया फोर्थ आ गया। ठीक है, अगर हम लोग बात करें लास्ट डी की बात करें तो साइक्लो यहाँ से तोड़ेंगे तो इस पर क्या है एक H है और इस पर भी क्या है एक H है, यहाँ ऑक्सीजन, तो क्या बन जाएगा बताइए, यहाँ से बन गया C डबल बॉन्ड O और एक क्या है H। अब यहाँ से देखेंगे तो एक CH2 दो CH2, कितने CH2 आ जाएंगे, दो CH2 आ जाएंगे, तो CH2 और फिर इस पे आएंगे तो फिर से क्या है C डबल बॉन्ड O H है। तो आप बोलोगे क्या हो जाएगा सर CH2 और CHO। तो आप देखो CH2 क्या हो जाएगा, D का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, D का 1 हो जाएगा। तो आंसर तो आपको पहले ही यहीं से पता चल गया था, लेकिन फिर भी चेक करने के लिए हम लोगों ने बाकी देखा। तो आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर जो है वो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर B हो जाएगा। तो 70 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका B हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में आपको क्या बोला है कि जो CH3MgBr है ग्रिग्नेट एजेंट है, तो ग्रिग्नेट एजेंट आपके पास दिया हुआ CH3MgBr है, ठीक है, और इसका रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग किसके साथ, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH के साथ, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH के साथ। तो बोला जा रहा है कि इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो मिलेगा क्या, मीथेन गैस CH4 मिलेगा। और कैसे मिलेगा, बहुत सिंपल सी चीज़ है, बताओ ये जो हाइड्रोजन है ये कैसा है, एसिडिक है। तो यहाँ से क्या करेगा, ये जो CH3 पे माइनस है गिग्नार्ड एजेंट वाला, तो गिग्नार्ड एजेंट पे जो माइनस है ये कैसा रिएक्शन करेगा, एसिड बेस रिएक्शन करेगा। किसकी तरह रिएक्शन करेगा, एसिड बेस की तरह। ये किसकी तरह काम करेगा यहाँ पर, बेस की तरह, और यह किसकी तरह काम करेगा, एसिड की तरह। तो ये क्या करेगा, इस एप्चर H+ को यहाँ से क्या कर लेगा, कैप्चर कर लेगा। तो क्या बन जाएगा CH4 बन जाएगा। यानी कि पहला जो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट लिखता है ऑल अल्काइंस गिव्स मीथेन गैस विद CH3MgBr। तो आप बोलोगे सर हाँ अल्काइन के साथ तो दे ही तो रहा है, यही तो है, मतलब स्टेटमेंट 2 भी सही है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको लिखा है ऑल अल्काइंस। ये ध्यान देखें आप, टर्मिनल अल्काइन है, कौन सा है, टर्मिनल अल्काइन। अगर नॉन टर्मिनल अल्काइन होता, अगर नॉन टर्मिनल अल्काइन होता, सपोज ऐसा अल्काइन होता, तो क्या इसके साथ CH3MgBr मीथेन देता, क्या नहीं देता, बिल्कुल भी नहीं देता। तो यहाँ से अगर आप बोलते हैं कि सर यहाँ से मीथेन आएगा, क्या नहीं मिलेगा मीथेन, है ना, क्योंकि यहाँ पर कोई एसिडिक हाइड्रोजन आपके पास प्रेजेंट नहीं है। इस वजह से आप क्या बोलोगे कि नहीं सर यहाँ मीथेन का फॉर्मेशन नहीं होता। यानी स्टेटमेंट 2 जो है वो ऑल अल्काइंस लिखने की वजह से क्या हो चुका है, गलत हो चुका है। यानी सिर्फ क्या करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। तो 71 का जो आंसर है वो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में अगर आप देखेंगे तो आपको दिया है CaC2 कैल्शियम कार्बाइड लिया है, CaC2 लिया है, और कैल्शियम कार्बाइड में आपके पास लिया है H2O, है ना, कैल्शियम कार्बाइड और वाटर लिया। तो कैल्शियम कार्बाइड का अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हम लोग जानते हैं क्या बनता है, एसिटिलीन बनता है। क्या बनता है, एसिटिलीन बनता है, या फिर आप बोल सकते हो इथाइन का फॉर्मेशन होता है। और इसमें क्या डाल दिया गया, H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4 का आपके पास यहाँ पर डाला गया है, ठीक है, ये डाल दिया गया। तो हम लोग जानते हैं यहाँ से जो बनेगा प्रोडक्ट अपने पास, ये प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये प्रोडक्ट यहाँ से बनाएगा कि पहले तो क्या हो जाएगा आपके पास ऐसा इस तरीके से OH डबल बॉन्ड और CH है। अब इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से टॉटोमराइजेशन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से टॉटोमराइजेशन हो जाएगा तो क्या होगा बताओ, ये जो H है ये यहाँ से यहाँ जाएगा और ये टूट के यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो टॉटोमराइजेशन होने से यहाँ से आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा बताओ, यहाँ से प्रोडक्ट बन जाएगा आपके पास HC डबल बॉन्ड O, और इधर क्या आ गया आपके पास एक H यहाँ से यहाँ आया, है ना, पहले इस पर एक H पहले से, तो यहाँ से क्या बन जाएगा CH3 बन जाएगा, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, यहाँ से क्या बन गया सर, क्या नाम है इसके पास, तो ये क्या हो गया आपके पास, देखो ये एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ है ना। तो आप क्या बोलोगे, आंसर क्या हो जाएगा सर, एक तो मेरे पास जो है ए है, क्या क्या पूछा है, ए पूछा है ना, ए तो क्या अपने पास क्या बन गया, ए बन गया एसिटिलीन, और जो बी है ये क्या बन गया आपके पास, एसिटल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया, एसिटल्डिहाइड बन गया। तो इसका आंसर जो है, करेक्ट आंसर जो है वो आपका क्या बन जाएगा, एसिटल्डिहाइड एंड ए इज एसिटिलीन। तो 72 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका डी आंसर हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है ना। और हम लोग पढ़ चुके होते हैं रिएक्शन, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसका 72 का आंसर क्या हो जाएगा, डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 73। तो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 73 की बात करेंगे
क्वेश्चन नंबर 73 में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। तो अगर आपसे SN2 रिएक्शन पूछा है तो आपको पता ही है क्या देखेंगे आप, बल्कीनेस देख लें। और यहाँ पर तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आप देख रहे हो ये 1 डिग्री है ना, ये जो आपके पास है ये कितना डिग्री है, ये 1 डिग्री है कि नहीं। आपके पास जो दूसरा है ये भी कैसा है आपके पास, ये भी कैसा है 1 डिग्री है, ये भी कैसा है 1 डिग्री है। उसके बाद फिर ये जो है आपके पास, अगर आप इसमें आओगे तो ये कैसा है आपके पास 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, और ये भी आपका कैसा है 2 डिग्री है। तो हम लोग सबसे पहले तो क्या ढूंढेंगे कि कौन सा अपने पास सबसे कम डिग्री वाला है, क्योंकि वहाँ पर रिपल्शन सबसे कम होगा तो उस पर SN2 होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे। तो 1 डिग्री वाले ये 2 है। अब इस पर क्या है डेल पॉजिटिव और इस पर क्या है डेल पॉजिटिव। तो जिस पे डेल पॉजिटिव क्या होगा ज़्यादा होगा, वहाँ पर SN2 की रेट क्या होगी ज़्यादा होगी। तो आप क्या बोलोगे सर डेल पॉजिटिव कहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ तो आपके पास क्या लग रहा है, ये यहाँ से इस तरीके से प्लस आई लगाएगा, जिससे क्या होगा डेल पॉजिटिव जो है वो कम हो जाएगा, तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स क्या होगा न्यूक्लियोफाइल घट जाएगी। जबकि यहाँ पर सिर्फ एक ही आपके पास प्लस आई लग रहा है, जिस वजह से इसकी रिएक्टिविटी इसके कंपेरेटिवली क्या होगी ज़्यादा, क्योंकि इस पर जो डेल पॉजिटिव चार्ज है वो ज़्यादा होगा, तो न्यूक्लियोफाइल की तरफ जो अट्रैक्शन होगा वो भी क्या होगा ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी 73 का जो है वो ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 74। तो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें तो अपने पास है C2H5I, यानी मैं ऐसा लिखूंगा CH3 CH2 और क्या है I है ना। और इसमें हम लोगों ने क्या डाला, हम लोगों ने इसमें डाला एल्कोहलिक KOH। अब एल्कोहलिक KOH डाला है तो हम लोग जानते हैं इससे क्या होता है एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन कराएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से CH2 डबल बॉन्ड CH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। यहाँ से आयोडीन निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। और फिर उसमें हम लोगों ने डाला Br2। तो अगर हम लोग Br2 डालेंगे तो एडिशन रिएक्शन हो जाएगा यहाँ से, है ना। तो क्या बन जाएगा बताओ, यहाँ से CH2 Br और इधर भी कौन आ जाएगा CH2 Br आ जाएगा, राइट। फिर हम लोगों ने इसमें डाल दिया KCN। तो KCN होगा तो क्या होगा, यहाँ से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, यहाँ से Br हटेगा CN आएगा, Br हटेगा CN आएगा, तो क्या बन जाएगा CH2 CN और इधर भी क्या आ जाएगा CH2 CN। तो आप क्या बोलोगे सर आंसर कौन सा हो जाएगा, देख लेते हैं कौन सा है। CN CH2 CH2 CN, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका 74 का आंसर जो है वो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 जो है आपके पास दिया है CH3 MgBr है, CH3 MgBr है, और इसमें हम लोगों ने इस तरीके से साइक्लोपेंटानोन लिया है और इसका रिएक्शन इसके साथ कराया। तो बहुत सिंपल है, ये माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, और जब इस पर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड खुल के यहाँ आ जाएगा। तो इस पर जैसे ही बनेगा तो क्या बन जाएगा बताओ, O पे क्या आ जाएगा माइनस, और उस पर आके कौन जुड़ गया CH3, और इस पर कौन है MgBr। अब क्या होगा आपके पास, यहाँ से H3O प्लस है, यानी हाइड्रोलिसिस कराया H प्लस H2O, तो यहाँ से क्या बन जाएगा बताओ, यहाँ से O पे क्या आ जाएगा H और इधर क्या आ गया CH3। अब उसके बाद क्या बोला गया, फिर से इसमें HBr डाला गया, क्या डाला गया HBr डाला गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से OH हट जाएगा और इस पर कौन आ जाएगा Br आ जाएगा, है ना। अगर आप मैकेनिज्म से चलोगे तो पहले कैसा होगा, H प्लस आएगा, यहाँ से H2O प्लस बनाएगा और यहाँ से वाटर बन के निकल जाएगा, है ना। क्या बन के निकल जाएगा, वाटर बन के निकल जाएगा। तो यहाँ पर इस पर प्लस आएगा, या मैं चाहूँ तो एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, चलो आपको समझाने के लिए। वैसे तो आपको पता ही है HBr डाला तो OH के बदले Br आ जाएगा, है ना, इतना तो आपको समझ में आता ही है। लेकिन चलिए मैं फिर भी एक स्टेप और बढ़ाता हूँ आपको समझाने के लिए कि सपोज़ आपके पास क्या है, यहाँ पे H प्लस है, H प्लस डाला तो आपने, तो यहाँ से क्या बन गया, इस पर क्या बन जाएगा OH2 प्लस, और इधर क्या है CH3। तो यहाँ से क्या होगा, ये यहाँ से वाटर बन के निकल जाएगा। तो क्या बन गया, यहाँ से आपके पास इस पे आ जाएगा CH3 और इस पे आ जाएगा प्लस। तो ये ऑलरेडी पहले से क्या है स्टेबल है, इसमें कोई हम लोग ऐसा रीअरेंजमेंट नहीं कराएंगे। तो अब इस पे जाके कौन जुड़ेगा, तो इस पे जाके आपके पास कौन जुड़ जाएगा Br माइनस। तो इस पे जाके अगर Br माइनस जुड़ गया, Br माइनस जुड़ गया तो क्या बन गया अपने पास CH3 है और Br है। तो एक है CH3 और एक है Br, है कि नहीं। अब उसके बाद फिर इसी में क्या डाल दिया गया बताओ, इसमें इसके बाद फिर क्या डाल दिया गया, इसके बाद फिर से आगे डाला गया है Mg ईथर। तो हम लोग इसमें ऐड ऑन कर लेते हैं। अपने पास क्या आ गया था, अपने पास था Br, इसी पे था CH3 और इसमें फिर डाला गया आपके पास क्या डाला गया Mg ईथर। तो जैसे ही Mg ईथर डालेंगे तो फिर से ये गिगनार्ड रीजेंट का फॉर्मेशन कर लेगा, और गिगनार्ड रीजेंट का फॉर्मेशन करेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा Mg Br और इधर क्या है CH3। अब इसका रिएक्शन कराया गया किसके साथ, HCHO के साथ, HC डबल बॉन्ड O और H के साथ, ठीक है। और साथ में क्या डाला गया H3O प्लस, मैं उसको नेक्स्ट स्टेप में दिखा दूंगा आपको। यहाँ पर क्या है माइनस, गिगनार्ड रीजेंट की तरह बिहेव करेगा, तो यहाँ इस पर अटैक करेगा, ये ऊपर आ जाएगा।
तो बताइए यहाँ से क्या बन गया आपके पास, ध्यान से देखिएगा, माइनस से कौन जुड़ा, कार्बन, तो कार्बन जुड़ा, कार्बन पे O पे क्या आया, माइनस, तो O पे माइनस, है ना। एक क्या है जुड़ा हुआ इससे, H जोड़ दिया, और इसी कार्बन पे एक क्या है पहले से जुड़ा हुआ, CH3, तो यहाँ कौन है, CH3। अब इसका H3O+ डाला हम लोगों ने, तो इसको क्या मिल जाएगा, H+, तो यहाँ से जो है आपके पास क्या आ जाएगा, इस पर आ गया C, एक आ गया आपके पास पहले से एक और H है ना, देखिए एक H, तो 2 H है, तो इस पर क्या हो गया आपके पास CH2, और O पे क्या आ गया H, और इसी पे क्या है आपके पास CH3। तो हम लोग ढूंढेंगे किस पे, CH3 और CH2OH है कौन से ऑप्शन में। तो इसमें देख रहे हैं CH3 CH2OH है, इसमें अलग अलग पोजीशन पे है, यहाँ पर एक ही कार्बन पे आना चाहिए अपना, यानी आंसर जो है करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी आपके पास 75 का जो आंसर है वो ए आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 76। तो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 की बात करेंगे तो क्वेश्चन में पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट ऑन डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन कैसे होता है, अभी हम लोगों ने उसका थोड़ा सा एक फंडा देखा था पीछे। अगर आपके पास यहाँ पर H+ है तो ये क्या होगा, लोन पेयर क्या करेगा, इसको ऐसा प्रोटोनेट करेगा और यहाँ से क्या बन जाएगा ROH2+, और यहाँ से ये तोड़ के निकलेगा, तो इस पर क्या बन जाएगा R+, और इस R+ की स्टेबिलिटी यानी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी, बताओ वहाँ पर क्या होगा, डिहाइड्रेशन उतना ज़्यादा फास्ट होगा। तो अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या देखेंगे, सिंपल, ये कितना डिग्री है 3 डिग्री, ये कितना डिग्री है आपके पास 1 डिग्री, ये कितना डिग्री है 2 डिग्री, और ये कितना डिग्री है 1 डिग्री। बताओ सबसे ज़्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल कहाँ से बन जाएगा। अगर हम लोग यहाँ से CH3 और CH3 और OH है, तो अगर मैं इस पूरे प्रोसेस की तरह यहाँ से निकालूँ, इसको R मानूँ, बताओ ये निकलेगा यहाँ से HOH+ बन के, तो इस कार्बन पे क्या आएगा पॉजिटिव। यानी ये इस तरीके से अगर मैं डायरेक्ट लिखूँ जो चीज़ मैंने ऊपर समझाई उस प्रोसेस से, तो आप बोल सकते हो कि सर यहाँ पे इस पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव, तो आप बोलोगे सर ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। सेम फेस है, हम लोग यहाँ से बनाएंगे तो 1 डिग्री, यहाँ से बनाएंगे तो 2 डिग्री, और यहाँ से बनाएंगे तो 1 डिग्री। और हम लोग जानते हैं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, एंड देन सबसे लास्ट में कौन है अपने पास CH3 हो जाएगा, इस पर अगर पॉजिटिव चार्ज होता है ना। तो हम लोग इसलिए बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा, डिहाइड्रेशन फास्ट कौन देगा, जिसमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। और यहाँ पर इन चारों में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, 3 डिग्री वाला, इसलिए इसका आंसर जो है वो ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास वो है क्वेश्चन नंबर 77, जिसमें आपसे पूछा है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि कौन सा रिएजेंट यूज़ करना चाहिए किससे ट्रांसफॉर्म करने में, इससे ट्रांसफॉर्म करना है इसमें। तो आप देख पा रहे हो क्या हुआ, यहाँ पर ए जो है पाई बॉन्ड टूटा है और ऐसे OH आके यहाँ से जुड़ गया, मतलब हम लोग को एडिशन कराना है। क्या कराना है, एडिशन कराना है। और OH ऐड करने का तरीका हम लोग जानते हैं, OH कहाँ ऐड हुआ है, ये मार्कोनी-कॉफ्स रूल को फॉलो करके ऐड तो हुआ नहीं है, मार्कोनी-कॉफ्स को रूल को फॉलो करके ऐड हुआ है, एंटी मार्कोनी-कॉफ्स को तो फॉलो नहीं किया है। तो अपन ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या है अपने पास है H3O+ है, तो क्या होगा H3O+ होगा तो क्या होगा, यहाँ से एडिशन ऑफ वाटर होगा, है ना। एडिशन ऑफ वाटर होगा कैसे, मैं अगर दिखाऊँ आपको तो कुछ इस तरीके से होगा ऐड कि इस पे क्या आ जाएगा CH3, इस पे क्या आएगा प्लस, और फिर इस पे कौन आएगा H2O, है ना। H+ के प्रेजेंस में इस तरीके से यहाँ से रिएक्शन होगा और इस पे क्या आ जाएगा प्लस, कार्बोकेटाइन बन जाएगा, और वाटर क्या करेगा फिर, ये लोन पेयर जो है इस पे अटैक करेगा, और ये इस तरीके से CH3, इस पे आ जाएगा OH और इस पे प्लस, तो यहाँ से क्या करेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और यहाँ से H+ को बाहर निकाल देगा। तो बताओ इस पे आ गया ना, ये चीज़ बन गई, तो ये यहाँ से बन गया, मतलब ये जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन बाकी भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि बाकी क्यों नहीं हो सकता। तो आप देखोगे यहाँ पर BH3 THF H2O2 है, ये कैसा है HBO है, और अगर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है यहाँ पर, तो आप क्या बोलोगे सर यहाँ पे क्या होता है, एंटी मार्कोनी-कॉफ्स फॉलो होता है। यानी अगर मैं इस रिएजेंट से अगर प्रोडक्ट बनाऊँ इसके साथ, तो CH2OH यहाँ पर OH आएगा, लेकिन ये तो मुझे नहीं चाहिए, है ना। और बाकी जो है LiLH4 NaBH4 हम लोग जानते हैं कैसे होते हैं आपके पास, ये आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, क्योंकि इसकी वजह से एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो हम लोग बोलेंगे ये तो इसके साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा सर, क्योंकि यहाँ अल्कीन है, और हम लोग जानते हैं अल्कीन के साथ यानी कि पाई बॉन्ड्स के साथ LiLH4 NaBH4 जो है वो रिएक्शन नहीं देता है, कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यहाँ से H- न्यूक्लियोफाइल मिलता है, और H- न्यूक्लियोफाइल और पाई बॉन्ड भी यहाँ पर क्या आपके पास न्यूक्लियोफाइल है, तो इनके बीच आपस में कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर जो है वो 77 का ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 78। तो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 78 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 78 में आपसे पूछा है C4H10O गिव्स वाइट PPT इमीडिएटली
मतलब इंस्टेंट पीपीटी दे रहा है। और अगर इंस्टेंट पीपीटी दे रहा है किसके प्रेजेंस में, HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 यानी ल्यूकस रिएजेंट है। तो हम लोग जानते हैं ल्यूकस रिएजेंट जो है वो इंस्टेंट पीपीटी कब देता है, 3 डिग्री पे देता है। किस पे देता है, 3 डिग्री पे। तो हम लोग को बस क्या ढूंढना है यहाँ पर, 3 डिग्री अल्कोहल कौन सा है, ये कितना है 1 डिग्री, ये कितना है 2 डिग्री, ये कितना है 1 डिग्री और ये कितना है आपके पास 3 डिग्री। तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो 78 का है वो आंसर क्या हो जाएगा अपना, सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, आई होप ये सबसे ही सही हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 79। तो क्वेश्चन नंबर 79 में ये भी एनसीईआरटी पे क्वेश्चन है डायरेक्ट कि आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड ऑन ट्रीटिंग फिनॉल विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो अगर हम लोग फिनॉल में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं तो हम लोग जानते हैं कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, ऑर्थो और पैरा सब पे ही जाके क्या हो जाएगा, एक साथ जाके जुड़ जाएगा। कौन जुड़ जाएगा, तो अगर हम लोग इसमें क्या डाल रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो हम लोग जानते हैं यहाँ से क्या हो जाएगा, आपके पास जो प्रोडक्ट है वो सारे पे पोजीशन पे, सारे पोजीशन मतलब कहाँ पे, ऑर्थो पे, ऑल ऑर्थो एंड ऑल पैरा पोजीशन पे जाके कौन जुड़ जाएगा, NO2 और क्या हो जाएगा, NO2 जुड़ जाएगा यहाँ से। तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा, है ना। तो आपका आंसर इसमें से कौन हो जाएगा, 79 का जो है वो आंसर सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 80। अगर क्वेश्चन नंबर हम लोग 80 की बात करें तो इसमें क्या है, फिनॉल दिया और फिनॉल में आपके पास डाला है NaOH फर्स्ट रिएजेंट, सेकेंड डाला है CO2 और थर्ड है हाइड्रोलिसिस। थर्ड क्या है, हाइड्रोलिसिस है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये रिएक्शन डायरेक्ट ही याद होगी, एनसीईआरटी की रिएक्शन है, हम लोग पढ़ते हैं कोल्ब्स रिएक्शन। तो ये बेसिकली ये क्या है, कोल्ब्स रिएक्शन। हम लोग जानते हैं कोल्ब्स रिएक्शन में क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो इसका आंसर जो है वो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी इसको आंसर ऐसा मैकेनिज्म से करके भी आप देख सकते हो। मैं अगर बताऊँ आपको, देखो क्या हो जाएगा कि मैकेनिज्म में आपके पास क्या है, OH है और इस तरीके से इसमें NaOH डालने से एसिड बेस रिएक्शन होगा। और अगर एसिड बेस रिएक्शन है तो क्या बन जाएगा, आपके पास सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, या फिर आप बोल सकते हैं ऐसे सोडियम फिनॉक्साइड आयन बन गया। और यहाँ से ये माइनस कॉन्जुगेशन में जाएगा तो इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो मैं यहाँ से ऐसा बना लूँगा कि यहाँ से बन गया डबल बॉन्ड O, इस पर क्या है माइनस, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब ये क्या करेगा, CO2 पे अटैक करेगा, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। तो ये माइनस, इस पर क्या है डेल पॉजिटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये इस पर अटैक करेगा, तो ये अटैक करेगा तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ से आके कौन जुड़ गया, देखो इस पर क्या आ गया, O पे डबल बॉन्ड O है ना। इस पे जाके कौन जुड़ गया आपके पास ऐसा, C डबल बॉन्ड O और एक O पे क्या आ गया माइनस, एक O पे क्या आ गया माइनस, और यहाँ क्या है डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। अब क्या होगा, एरोमेटिसिटी वापस लेके आनी है, तो यहाँ से H+ निकल जाएगा और यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो ये बॉन्ड टूट के वापस आ जाएगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपके पास कुछ ऐसा, O माइनस और C डबल बॉन्ड O और O पे माइनस, और फिर यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। और इसका क्या करा देंगे, आप हाइड्रोलिसिस करा देंगे, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा OH और यहाँ भी क्या आ जाएगा OH। तो आपका आंसर जो है वो आंसर क्या हो जाएगा, वो सैलिसिलिक एसिड ही तो बनेगा, है ना। तो जो सैलिसिलिक एसिड ही तो बनेगा, सैलिसिलिक एसिड क्या बन जाएगा आपके पास, ये OH है। और मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग मैंने इधर लेके आया हूँ तो इधर लिख दूंगा COH। इसी को क्या बोलते हैं, सैलिसाइलिक एसिड ही तो बोलते हैं। तो इस तरीके से हो जाएगा, पहले एसिड बेस रिएक्शन, फिर कॉन्जुगेशन, नेगेटिव, अच्छा न्यूक्लियोफाइल बना, इस पर अटैक किया, फिर O पे माइनस आया, एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो गई थी, वापस से एरोमेटिसिटी गेन किया, और फिर लास्ट में एसिडिफिकेशन करा के या हाइड्रोलिसिस करा के, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो क्या बोलेंगे, यहाँ से OH और यहाँ भी क्या आ जाएगा OH, और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, सैलिसिलिक एसिड का। तो 80 का आंसर जो है वो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 81। तो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 81 में स्टेटमेंट 1 बोलता है कि इन द क्लीवेज ऑफ ईथर बॉन्ड बाय HI के साथ रिएक्शन करा रहे हैं ना। बहुत फेमस क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं अगर ईथर से क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि हेलोजन एसिड से क्वेश्चन आएगा। आप देखोगे PYQ में तो आपको इस तरह के क्वेश्चन हेलोजन एसिड के साथ ईथर का रिएक्शन भरे पड़े मिलेंगे आपको। तो आप देखोगे क्या लिख रहा है कि क्लीवेज ऑफ ईथर बॉन्ड बाय HI द हैलाइड फॉर्म इज अ टर्सरी हैलाइड। टर्सरी हैलाइड का फॉर्मेशन हो रहा है व्हेन वन ऑफ द अल्काइल ग्रुप इज टर्सरी ग्रुप। बिल्कुल सही बात है। अगर मान लो आपके पास कोई इस तरह का ईथर है जिसमें एक क्या है,
एक टर्सरी है, एक कैसा है 3 डिग्री है, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जो हाइड्रोजन ग्रुप होता है वो क्या होता है, कहाँ जाके जुड़ता है, वो 3 डिग्री पे जाके जुड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैकेनिज्म जो होता है वो SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। मतलब ये जो है ये सही बात लिखा हुआ है, यानी स्टेटमेंट 1 जो है बिल्कुल करेक्ट है। और लिखता भी रीज़न क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मैक्सिमम। तो मैंने जैसा बोला कि अगर आपके पास 3 डिग्री है तो ये SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, तो इस पर कार्बोकेटाइन आएगा, और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से रिएक्शन होता है। यानी कि स्टेटमेंट 1 भी क्या है, सही है, और स्टेटमेंट 2 भी क्या है, सही है। यानी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होने की वजह से क्या हो रहा है आपके पास, यहाँ से SN1 मैकेनिज्म होता है। और अगर मान लीजिए 1 डिग्री है या 2 डिग्री है तो वहाँ पर हम लोग SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, तो फिर अल्काइल पार्ट, लोअर अल्काइल पार्ट पे जाके आपका न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है। लेकिन यहाँ पर 3 डिग्री पे जाके कौन जुड़ेगा, आपका न्यूक्लियोफाइल जाके जुड़ जाता है। 2 ही केस होते हैं और इस पर क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो यहाँ से स्टेटमेंट 1 भी अपना करेक्ट है, और स्टेबिलिटी ऑफ 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मैक्सिमम, स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 और 2 और करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है ये अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 82 में अपने पास बोला है कि स्किफ रिएजेंट जो है या सिफ रिएजेंट जो है वो क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं ये क्या होता है, जब हम लोग रोज़ा एनिलीन सॉल्यूशन को वाटर में डालते हैं और SO2 से पास कराते हैं तो जो उसका कलर है वो डीकलराइज हो जाता है। यानी पहले कलर कैसा होता है, मैजेंटा कलर, तो वो क्या हो जाता है, डीकलराइज हो जाता है। और इसको यूज़ करते हैं हम लोग एल्डिहाइड की डिटेक्शन में। तो ये तो सीधी सीधी बात है, याद रखने वाली चीज़ है। स्किफ रिएजेंट्स जो है आपके पास वो क्या होगा, तो इसका आंसर जो है वो ए आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे इस बार आपने देखा था कि आपसे फेलिंग सॉल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, तो हो सकता है इस तरह का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 83। हीटिंग इफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन भी है। आपसे पूछा है कैल्शियम प्रोपेनेट को अगर हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं तो क्या मिलेगा। इजी है, तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक होता है। सबसे पहले तो हम लोग प्रोपेनेट बना लेते हैं। तो अपने पास ईथ मेथ प्रोप ये हो गया, इससे ऑक्सीजन, इससे कैल्शियम, इससे ऑक्सीजन, फिर इधर C डबल बॉन्ड हो, फिर CH2 और फिर CH3, ये बन गया अपना कंपाउंड, है ना। इसको हीट कर रहे हैं तो ट्रिक बड़ा सिंपल सा है, आप क्या करो, CaCO3 को बाहर निकाल दो। तो यहाँ से इस तरह से CaCO3 बाहर निकाल देना आप, तो ये जो ग्रुप होगा इसको उठा के यहाँ जोड़ देना। इस तरीके से आप डायरेक्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हो। तो यहाँ से क्या बन जाएगा हीट करने पर, बताओ क्या बन गया, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड हो और CH2 यहाँ से जुड़ा जो, और इस पर CH3। तो आप क्या देखोगे 1 2 3 पे कीटोन है, तो आप क्या बोलोगे कितने कार्बन है टोटल सर, 5। तो पेंटेन ओन और 3 पे है तो क्या हो जाएगा 3 पेंटानोन। तो इसका 83 का जो आंसर है वो करेक्ट आंसर आपका ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास वो है क्वेश्चन नंबर 84। और अगर क्वेश्चन नंबर 84 की बात करें तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको रिएजेंट्स पे थोड़ा सा भी कमांड है तो आप इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हो, और इस तरह का क्वेश्चन आने के चांसेस भी होते हैं। आपके पास बोला है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन द फाइनल प्रोडक्ट इज नीदर एन एसिड नॉर एन एसिड सॉल्ट। ना तो एसिड बनना चाहिए ना एसिड का सॉल्ट बनना चाहिए। तो अगर आप देखोगे यहाँ से तो क्या बन रहा है, टॉलेंस रिएजेंट है और एल्डिहाइड है, एरोमेटिक एल्डिहाइड है। तो हम लोग जानते हैं एरोमेटिक और एलिफैटिक दोनों पे ही टॉलेंस रिएजेंट क्या करता है, काम करता है। और ये एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। यानी आपके पास जो यहाँ पर है बेंजल्डिहाइड वो बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो ये तो एसिड मिल गया, मतलब ये तो बिल्कुल सही बात है। आपसे ध्यान रखना है कि यहाँ पर पूछा है नीदर और नॉर, यानी नहीं वाला आपको ढूंढना है। दूसरा है आपके पास OH है, KMnO4 और OH माइनस डाल रहे हैं। अब बताओ KMnO4 अगर आप डालोगे तो KMnO4 क्या है आपके पास, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हो तो 1 डिग्री अल्कोहल है, तो 1 डिग्री अल्कोहल पहले किस में कन्वर्ट होता है, एल्डिहाइड में। और एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। यानी एसिड यहाँ भी मिल गया, यानी कि ये भी सही बात है। अब अगर हम लोग इस बात करें तो आप देखोगे फिर से बेंजल्डिहाइड लिया है और साथ में लिया है फेलिंग सॉल्यूशन। क्या लिया है, फेलिंग सॉल्यूशन लिया है। अब फेलिंग सॉल्यूशन को अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो रिएक्शन होना चाहिए। फेलिंग सॉल्यूशन में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ध्यान यहाँ ये रखने वाली बात है कि यहाँ पर आपको एरोमेटिक दिया हुआ है, और हम लोग जानते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड को ये ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि फेलिंग एरोमेटिक को ऑक्सीडाइज
करके CHO को कार्बोक्सिलिक एसिड यानी COOH में कन्वर्ट नहीं कर सकता। और यही आपका आंसर यहाँ से होगा, क्योंकि लास्ट वाले ऑप्शन में K2Cr2O7 दिया है और ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और 1 डिग्री अल्कोहल है, तो इसको भी किस में कन्वर्ट करेगा, अल्कोहल से एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। वो कौन सा हम लोगों ने बात किया, फेहलिंग सॉल्यूशन, है ना। तो फेहलिंग सॉल्यूशन से ये रिएक्शन तो होगा नहीं यहाँ पर, तो हम लोग बोलेंगे जो सी है अपना, ये सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर क्या है, 85 है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 85 में आएंगे तो अपने पास क्या दिया हुआ है, एक कंपाउंड है COOH और इधर है CH2COOH, ठीक है, ये दिया हुआ है। और इसमें बोल रहा है कि इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं। तो अगर इसको हम लोग हीट कर रहे हैं तो पूछा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे यहाँ से तो आपके पास क्या है, ये क्या है अल्फ़ा और ये क्या है बीटा, यानी ये क्या है, एक तरह से बीटा कीटो एसिड, बीटा कीटो एसिड को हीट करने वाला क्वेश्चन है। तो अगर हम लोग बीटा कीटो एसिड को हीट करते हैं तो क्या सीखा है हम लोगों ने सीखा है कि आप क्या करो, CO2 को बाहर निकाल दो। तो अगर आप CO2 को बाहर निकाल देंगे तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड वो रहेगा और यहाँ क्या होगा H, और यहाँ जो है वो वही रहेगा, तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग को ढूंढना है ये आंसर कौन सा है, तो हम लोग देख लेते हैं कौन सा आंसर है इसमें ऑप्शन में, जिसपे CH2COOH आपको मिल जाए। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी है, तो जो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। इसका मैकेनिज्म भी होता है, लेकिन आप इतना मैकेनिज्म पे नहीं जाओ, आपको वैसे तो सिखाया गया है, लेकिन फिर भी आप डायरेक्ट करो कि कैसे होता है। जब भी आप देखो अल्फा बीटा यानी बीटा कीटो एसिड देखो तो जो एसिड है उससे CO2 बाहर निकाल देना, है ना, रिमूवल ऑफ CO2। और इस पे क्वेश्चन भी कभी कभी इस तरह के आते हैं, बताओ कितने CO2 रिलीज हो सकते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं। तो आप इस तरह से क्वेश्चन को कर सकते हो और इसका आंसर जो है ये हम लोग जो मिला वो कौन सा हो गया, सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 86। तो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 86 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 86 में क्या है अपने पास दिया है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और उससे कन्वर्ट हो गया है इस वाले कंपाउंड में, है ना। तो आपसे बोला है कौन सा रिएजेंट यूज़ करें। तो अगर आप देखोगे तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि सर यहाँ COOH आ गया और नंबर ऑफ कार्बन भी बढ़ गए। तो जब भी आपके पास नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहा है, COH आ रहा है, तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन में CN का यूज़ किया गया होगा, क्योंकि CN का हाइड्रोलिसिस करा के आप आसानी से क्या बना सकते हो, COOH में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आप क्या ढूंढो कि इसमें कौन सा ऐसा रिएजेंट है जिसमें CN है। तो आप जैसे देखोगे तो आपको सिर्फ इकलौता एक ही ऑप्शन दिख रहा है जिसमें CN है, यानी आंसर यही हो जाएगा। तो आप यहीं से डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सारे स्टेप्स अगर समझाऊँ तो सबसे पहले आपके पास क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसमें हम लोगों ने डाला Br2। जैसे ही Br2 डाला तो यहाँ से एडिशन हुआ तो क्या बन गया, CH2Br और यहाँ से बन गया CH2Br, राइट। और फिर हम लोगों ने इसमें डाला KCN, तो यहाँ से हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ से क्या हो गया, CH2 इस पे आ गया CN और CH2 इस पे आ गया CN। और फिर उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या करा दिया, H3O+ यानी हाइड्रोलिसिस। और हम लोग जानते हैं कि साइनाइड का हाइड्रोलिसिस कराने से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो क्या बन गया COOH और इधर भी क्या आ गया CH2COOH। तो देखिए यही आंसर आ गया ना, इसलिए इसका आंसर जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है 86 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 87। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, सिंपल भी है। आपके पास क्या दिया हुआ है, बोल रहा है विच हाइड्रोजन इज एब्स्ट्रैक्टेड मोस्ट इजीली बाय ब्रोमिनेशन, यानी ब्रोमिनेशन से हम लोग किससे आसानी से H+ को बाहर निकाल सकते हैं, है ना। तो कौन सा H+ आसानी से निकल पाएगा, आप देखो क्या है, ये दोनों हाइड्रोजन को P माना है, इसको Q माना है और इसको R माना है और इन दोनों को S माना है। तो आप बताओ अगर ब्रोमिनेशन करा रहे हैं तो आप क्या देखोगे यहाँ पर कि फ्री रेडिकल जो है, यानी H को निकाल रहे हैं तो फ्री रेडिकल जो बन रहा है वो फ्री रेडिकल क्या होगा, कहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबल हो पाएगा, है ना। तो अगर आप देखोगे कि यहाँ से अगर H निकालते हैं तो कॉन्जुगेशन में जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ही कॉन्जुगेशन में जाएगा। लेकिन अगर आप इस वाले R से क्या निकालते हो, हाइड्रोजन को निकालते हो, तो ये इस तरह से बेंजीन के साथ भी रिंग में कॉन्जुगेशन में जाएगा और यहाँ से इधर भी कॉन्जुगेशन में जाएगा। तो चूंकि ये दोनों साइड से ही कॉन्जुगेशन में जा रहा है, मैं अगर आपको पूरा डायग्राम तो नहीं थोड़ा बना के अगर दिखाऊं कि जैसे मान लीजिए ये है CH है, H है और इधर है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH है, डबल बॉन्ड CH है और फिर इस पे H है, ठीक है।
तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ से H को निकालता हूँ, ठीक है, इस H को निकालता हूँ तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा आपके पास, ऐसा फ्री रेडिकल आया मान लो, तो इस कार्बन पे अगर फ्री रेडिकल आया तो इधर भी कॉन्जुगेशन में जा सकता है और इधर भी कॉन्जुगेशन में जा सकता है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज तो यही होगा, इसीलिए यहाँ से H का निकलना बहुत क्या होगा, ईजी होगा, इसलिए इसका आंसर जो है वो R हो जाएगा। R कौन से ऑप्शन में दिया है, तो आप देखोगे 87 का जो है R किस में दिया है, C ऑप्शन में दिया है, तो इसका आंसर जो है वो करेक्ट आंसर C हो जाएगा। रीज़न सिंपल सा है, ड्यू टू मोर डीलोकलाइजेशन या फिर ड्यू टू मोर कॉन्जुगेशन, तो इसमें कॉन्जुगेशन यहाँ पर ज़्यादा होगा, इसलिए यहाँ से H निकालना क्या है, आसान हो जाएगा आपके पास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 88। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 88 की बात करेंगे तो आप क्या बोलोगे, सर क्वेश्चन नंबर 88 में मैच द कॉलम दिया और बहुत सिंपल है, आप देखोगे ध्यान से तो बेंजीन के बाद Cl2 HCl3 है, तो आपको दिख रहा है यहाँ तो हेलोजिनेशन हो रहा है, सर क्लोरीनेशन कराएंगे अपने पास, है ना, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यहाँ पर आपको अल्काइलेशन दिख रहा है, यहाँ पर एसाइलेशन दिख रहा है ना, और यहाँ पर आपके पास ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन है। तो आपको तो ये सारी रिएक्शंस पहले से भी पता होती है, एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, बेंजीन को रहने देते हैं, Cl2 और AlCl3 का मैकेनिज्म देख लेते हैं कि Cl2 है और AlCl3 है, तो इसमें अगर क्या होगा, रिएक्शन होगा तो क्या होगा, इस पर लोन पेयर है, इस पे वैकेंट ऑर्बिटल है, ये इसको ऐसा डोनेट करके यहाँ से क्या बना लेगा, Cl पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव, और इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो इस पे नेगेटिव, और फिर यहाँ से बॉन्ड तोड़ के निकल जाएगा, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल बना वो क्या बन गया, Cl पॉजिटिव। अब ये Cl पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोफाइल बना ये बेंजीन पे जाके जुड़ जाएगा, है ना, तो बेंजीन पे जाके जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा आपके पास, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन करेगा। तो आप ढूंढोगे क्लोरोबेंजीन कौन से ऑप्शन में है, तो ए जो है वो जो ए है, ए का क्लोरोबेंजीन होगा, यानी 4 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपके पास देखोगे तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 4 है, तो आंसर यहीं से क्लिक आप कर सकते हो, बाकी बनाने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन बाकी भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास क्या है, CH3Cl है और AlCl3 है, तो फिर से सेम टाइप का मैकेनिज्म होगा। यहाँ पर क्या है, ये लोन पेयर, इसको ऐसा प्रोटोनेट यहाँ से डोनेट करेगा, वैकेंट ऑर्बिटल में प्रोटोनेट नहीं डोनेट करेगा, और फिर यहाँ से बोलेंगे, यहाँ से क्या बन जाएगा, CH3Cl पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव, AlCl3 पे क्या आ जाएगा नेगेटिव, और फिर यहाँ से बॉन्ड खींच लेगा, तो यहाँ से बन जाएगा CH3 पे पॉजिटिव, यानी ये आपका बन गया इलेक्ट्रोफाइल, और ये बेंजीन पे जाके जुड़ जाएगा। तो बेंजीन पे जाके जुड़ेगा तो क्या बन गया आपके पास, बेंजीन पे CH3 जुड़ गया, और बेंजीन पे CH3 जुड़ेगा तो क्या बोलेंगे, टॉलिन। तो टॉलिन किस में दिया हुआ है, तो आपके पास टॉलिन यहाँ है, तो बी का जो है वो 3 हो जाएगा, बी का जो है वो 3 हो जाएगा, तो बी का 3 है, तो ऑप्शन यहीं से मैच हो चुका है, आपका आंसर जो है वो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं बाकी भी 2 आपको ऐसा बना के दिखा देता हूँ। जैसे आप बाकी में जाओगे तो जैसे CH3COCl है ना, एसिड क्लोराइड है आपके पास, और इसमें फिर से हम लोगों ने AlCl3 डाला, तो फिर से सेम मैकेनिज्म होगा, है ना, कि इस पे क्या है लोन पेयर, ये इसमें वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करेगा, तो यहाँ से बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, Cl पे आ गया पॉजिटिव, और AlCl3 पे चार्ज कैसा आ गया नेगेटिव, तो ये बॉन्ड तोड़ के निकल जाएगा। तो इस बार जो है ये आपका इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। अब यही इलेक्ट्रोफाइल किस पे जाके जुड़ेगा, बेंजीन पे, है ना, तो बेंजीन पे इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ गया, तो आपके पास ये जो है इस तरीके से जुड़ गए, जाके कहीं भी आप जोड़ सकते हो किसी पे भी, क्योंकि यहाँ पर कोई डोनर या विड्रॉइंग ग्रुप लगा है नहीं, तो आप यहाँ से इस तरह से प्रोडक्ट बना लोगे, है ना, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर आपको देखोगे ऑप्शन तो लिखा है मिथाइल फिनाइल कीटोन, तो नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल फिनाइल कीटोन, यानी आपका आंसर जो है सी का वो 2 हो जाएगा यहाँ से। तो आप इसको मैच कर लो, देख लो सी का 2 दिया है। और टॉलिन में KMnO4, इसमें क्या है, इसमें सिंपल सा फंडा होता है कि अगर आपके पास अल्फा हाइड्रोजन है और अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करते हो KMnO4 या K2Cr2O7 का, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इससे ये जो ग्रुप होगा यहाँ से इसको हटा देना और उसके बदले क्या लगा देना, COOH लगा देना, यानी किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, बेंजोइक एसिड का, यानी डी का जो है वो 1 होगा, और डी का देखो यहाँ पर 1 है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है 88 का वो डी जो है वो करेक्ट आंसर। हालांकि ये पहले ऑप्शन में ही आपको पता चल गया था कि 4 एक ही में है, तो यही आंसर होगा, तो आपका टाइम बहुत बच गया होगा एग्जाम में क्वेश्चन करते टाइम। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 89। तो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 89 की बात करेंगे तो आपसे बोला है कि बेंजीन डज नॉट रिएक्ट विथ HBr स्टेटमेंट 1 में। तो अगर आपसे बेंजीन की बात करें तो सही बात है, बिल्कुल HBr के साथ क्यों ही रिएक्शन करेगा, कि मान लीजिए आपने बोला नहीं सर हम तो कराएंगे क्योंकि इसमें तो पाई बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हम करा सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आपने कराया तो आप बोलोगे सर एक पे H एक पे Br जोड़ देंगे, लेकिन इससे पंगा हो जाएगा। पंगा क्या हो जाएगा कि आपके पास पहले कंपाउंड कैसा था, एरोमेटिक था, पहले कैसा था, एरोमेटिक था, और अब कैसा बन गया, नॉन एरोमेटिक बन गया। तो बताओ कोई भी कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक तरफ जाना चाहेगा, बिल्कुल भी नहीं जाना चाहेगा, यानी कि जो बेंजीन है वो HBr के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा, यानी बिल्कुल ये गलत बात हो जाएगी। तो हम लोग बोलेंगे इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, ये जो बात है स्टेटमेंट 1 है बिल्कुल सही है, और स्टेटमेंट 2 बोलता है एरोमेटिसिटी इज लॉस्ट ड्यू टू एडिशन।
तो आप क्या बोलोगे, हाँ बिल्कुल बात सही है कि अगर मान लीजिए एडिशन करा दिया तो एरोमेटिसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इसका मतलब ये जो है दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। यानी स्टेट 89 का जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 90। तो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 90 में आपसे क्या बोला है कि स्टेटमेंट 1 में बोला इन मोनो हेलो एरीन्स। मोनो हेलो एरीन्स मतलब आपके पास क्या है, ऐसा बेंजीन है और इस पर कोई हेलोजन जुड़ा है X। ठीक है, उसे बोला है फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अकर्स एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। बोल रहा है कि अगर हम लोग इसमें कोई इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, एक बार ऑर्थो पे जुड़ेगा, एक बार ऑर्थो पे जुड़ेगा और एक बार पैरा पे जुड़ेगा, यानी ऑर्थो पे और पैरा पे जाके जुड़ेगा। तो हम लोग जान रहे हैं कि ये बिल्कुल सही बात है ना। क्यों सही बात है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये जो ग्रुप होते हैं ये कैसे होते हैं, होते तो रिंग डीएक्टिवेटिंग है ना, लेकिन जो हैलोजन है इसमें हैलोजन में दो चीज़ें हो रही होती हैं, है ना, दो चीज़ें हो रही होती हैं। एक तो ये किसकी तरह बिहेव करता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से स्ट्रॉन्ग माइनस आई शो करता है ना, और आपके पास जो है लोन पेयर होने की वजह से इस पर प्लस एम भी लग रहा होता है। लेकिन डोमिनेट कौन करता है इसका, माइनस आई डोमिनेट करता है। क्या डोमिनेट करता है, माइनस आई डोमिनेट करता है। और अगर माइनस आई डोमिनेट करता है तो हम लोग बोलते हैं ये कैसा होता है, रिंग डीएक्टिवेटिंग होता है। कैसा होता है, रिंग डीएक्टिवेटिंग होता है। लेकिन चूंकि थोड़ा बहुत भी क्या है इसमें प्लस एम तो है, इस वजह से हम लोग क्या देखते हैं कि चूँकि प्लस एम होने की वजह से रेजोनेंस होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी बहुत क्या होगी, बाकी के कंपेरेटिवली ज़्यादा, मेटा से ज़्यादा कहाँ मिलेगी आपके पास, ऑर्थो पे और पैरा पे। तो आप बोल सकते हो कि इसलिए सर क्या होता है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो जाता है। तो यहाँ पर आपके पास जो हेलोजेंस होते हैं, आप याद रखिए हमेशा हेलोजेंस आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, लेकिन कैसा होता है, वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में कंसिडर करते हैं हम लोग। और आपके पास जो इसमें प्रोडक्ट बनते हैं वो कौन से बनते हैं, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनते हैं, ना कि मेटा प्रोडक्ट बनता है। तो आपसे पहला बोला था कि हेलोरिन्स जो मोनो हेलोरिन्स जो है उसे फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराने से ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जुड़ता है, बिल्कुल सही बात है। और दूसरा लिखता है हेलोजन एटम इज ए रिंग डीएक्टिवेटर, ये क्या है, रिंग डीएक्टिवेट करता है, तो बिल्कुल सही बात है, ये रिंग डीएक्टिवेटिंग होता है। यानी दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो इसका आंसर जो है वो करेक्ट आंसर जो है आपका ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपका एग्जाम अच्छा गया होगा और आपको जो भी चीज़ें समझ में नहीं आई थी वो यहाँ से क्लियर हो गई होंगी। उम्मीद है कि आप लोगों का पेपर थोड़ा बेहतर हुआ होगा, क्योंकि अभी देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में आपको थोड़ा सा चैलेंज तो उठाना ही पड़ेगा और उस चैलेंज के लिए तैयार रहिए। कुछ क्वेश्चंस थोड़े आपको आसान लग सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस थोड़ा सा मॉडरेट और डिफ़िकल्ट के बीच में भी लग सकते हैं। इसकी प्रिपरेशन आपको पहले से करते रहना है, आपको हर टाइप के क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना है, क्योंकि यहाँ इस बार पैटर्न चेंज किया गया है। तो पैटर्न चेंज करने की वजह से क्या होता है कि आपको कंपटीशन बढ़ाने की वजह से, है ना, थोड़ा सा पेपर में, है ना, आपका डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ सकता है। तो इस हिसाब से आप पहले से प्रैक्टिस करके तैयार रहिए। थैंक यू। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ANTS में। ऑल द बेस्ट।